हेलो स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर स्टडी नोट 6 डेट इज़ मनी। मनी चैप्टर में अपन बेसिकली ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले, इसके अलावा इन्फ्लेशन के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ मनी के साथ, लेकिन इसने पहले मनी की डेफिनेशन नहीं दी है, इसने सबसे पहले बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन दी है। मनी से पहले बार्टर सिस्टम जो है वो प्रिवेल करता था, वही रहता था पहले। अब ये बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है गुड्स के बदले गुड्स, गुड्स के बदले गुड्स प्रोवाइड करना, इसको बार्टर सिस्टम कहते थे। अब इसका एक अपन एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल मैं आपके सामने लिखा हूँ, ये है राम। राम को परचेस करना है वीट और इसको देने के लिए या सेल करने के लिए इसके पास राइस। शाम का देखते हैं, शाम का उल्टा है, शाम को परचेस करना है राइस और सेल करना है वीट। तो ये अगर आपस में मिलेंगे तो राम क्या करेगा? राम जो है सेल कर देगा राइस शाम को, और यही चीज़ को परचेस भी करनी थी। शाम क्या करेगा? शाम सेल कर देगा वीट राम को, और राम को यही चीज़ परचेस भी करनी थी। ये होता है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, यानी गुड्स के बदले गुड्स खरीदे या बेचे जाते हैं। तो एट द सेम टाइम राम परचेजर भी है, सेलर भी है, शाम परचेजर भी है और सेलर भी है। इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। आप बोलोगे अगर शाम को कुछ और चाहिए रहता तो ये सिस्टम, ये ट्रांजैक्शन हो ही नहीं पाता, फिर हमें दूसरा पर्सन ढूंढना पड़ता। तो इसी को कहते हैं अपन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी आपको जो खरीदना है वो सामने वाले को मिले और सामने वाले को जो खरीदना है वो आपके पास मिले, तो ही ट्रांजैक्शन हो पाते थे। बड़ा मुश्किल सिस्टम भी था, क्योंकि अगर सिर्फ सेल करना है तो नहीं कर सकते हो, अगर सिर्फ परचेस करना है तो नहीं कर सकते हो। अब मनी के द्वारा अब कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को सिर्फ परचेस करना है तो मैं गुड्स खरीदूंगा, पैसा दूंगा, या सिर्फ सेल करना है तो मैं पैसा लूंगा और गुड्स दे दूंगा। लेकिन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में ये पॉसिबल नहीं था। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को बोलते हैं गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करना। तो सबसे पहले तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ही था। आओ अब बात कर लेते हैं इसके कुछ डिफिकल्टीज की, यानी कि क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। सबसे पहला है लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जो मैंने आपको बताया। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मिलना बड़ा मुश्किल होता था, यानी राम जिसको कोई चीज़ बेचनी है और कोई चीज़ खरीदनी है, उसी का रेसिप्रोकल शाम हो, तो ये बड़ा मुश्किल सा मिलता था। सेकेंड, लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। अच्छा, अगर मेरे को वैल्यू स्टोर करके रखनी है तो मैं क्या करूँगा? सोचो, मैं हूँ राम और मेरे राम के पास है 100 किलो टमाटर। अब मेरे पास 100 किलो टमाटर है, लेकिन अगर मेरे को वैल्यू स्टोर करके रखनी है तो क्या कर पाऊँगा मैं? टमाटर यदि मैंने समय में एक्सचेंज कर दिया तो ठीक, नहीं किया तो ख़राब हो जाएंगे। आज मेरे पास 100 किलो टमाटर है, ये काम के हैं, लेकिन एक महीने बाद तो ये सड़ चुके। तो कितनी डिफिकल्टीज होती थी बार्टर सिस्टम में। अगर आपके पास कुछ ऐसी कॉमोडिटीज़ है जो पेरिशेबल है, यानी कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ख़राब हो जाने वाली है, जिसको वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, मिल्क हो गए, ये पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं, यानी बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाएंगे अगर इसको कंज्यूम नहीं कर दिया गया तो अगर आपके पास पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है तो आप अगर इसको एक्सचेंज करा दिए तो ठीक, नहीं एक्सचेंज करा पाए तो ये ख़राब हो जाएंगे। ख़राब हो गए तो आप कोई वैल्यू स्टोर करके नहीं रख पाओगे। जबकि अभी अगर मेरे पास टमाटर है तो मैं क्या करूँगा? राम उस टमाटर को बेचेगा मार्केट में, उससे मिलेगा उसको पैसे को जाके वो बैंक में या अपने घर में स्टोर कर देगा। तो आज स्टोरेज करना बहुत ईजी है, उस समय बहुत कठिन था। नेक्स्ट है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ कॉमोडिटी। ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। मान लेते हैं हमने डिसाइड किया कि हम एक घोड़े के बदले 100 किलो राइस जो है खरीदेंगे। एक घोड़े के बदले 100 किलो राइस, मेरे पास है घोड़ा देने को, उसके पास है राइस देने को, चलो ठीक है। लेकिन मान लेते हैं सामने वाले के पास सिर्फ 25 किलो राइस है। रेट क्या डिसाइड हुआ है? एक घोड़े के बदले 100 किलो राइस। सामने वाला बोल रहा है अरे मेरे पास तो सिर्फ 25 किलो राइस है, अभी 25 किलो ही रख लो। अब क्या करे? बदले में क्या दे? घोड़े को काट के दे। तो आंसर इज नो, घोड़े को तो काट के नहीं दे सकते। क्या मैं 1/4 हॉर्स दे दूं अपना कि ले 2 टांगे रख दे हॉर्स की, बाकी जब 75 किलो देगा तो बाकी हॉर्स दे दूंगा? बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो ऐसी बहुत सारी कॉमोडिटी होती है जिसको आप छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हो, स्पेशली एनिमल्स को एक्सचेंज करते वक्त। तो वहाँ पे भी एक्सचेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर सामने वाले का 100 किलो राइस है तब तो आप घोड़ा हंसी खुशी दे दोगे, लेकिन सामने वाले का 25 किलो 50 किलो राइस है तो क्या घोड़ा काट के दे पाओगे? आंसर इज नो, वो कोई काम का नहीं है।
तो लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटीज़ का ये मतलब है कि हर कमोडिटी को छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे वीट है, इसको 100 किलो, 10 किलो, 5 किलो, 1 किलो, आधा किलो, इतने छोटे में भी डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन एनिमल है, इसको 1, आधा, पौन ऐसा तो नहीं कर सकते आप। एनिमल तो एक या तो आप पूरा दोगे या तो नहीं दोगे। इट्स एवरीथिंग और नथिंग। नाउ नेक्स्ट डिफिकल्टी जो जाती थी, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। जैसे जैसे मैं एग्जांपल लिखते जाता हूँ वैसे वैसे एग्जांपल आपको भी लिख लेने चाहिए ताकि डिफिकल्टीज ना हो। देखो आज के ज़माने में क्या होता है, एक कार कितने की है, बोले 5 लाख की, ठीक है। बोले एक काऊ कितने की है, बोले 2 लाख रुपए की। मान लेते एक पेन कितने की है, बोले 10 रुपए की। तो हर चीज़ को हम रुपए के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। अब पहले जब बार्टर सिस्टम चलता था तब एक कार कितने की है, बोले 10 बफेलो के बराबर। बोले नहीं हमारे पास बफेलो नहीं, काऊ का रेट बता, तो बोले 5 काऊ के बराबर। नहीं बोले ये भी नहीं हमारे पास, अगर हॉर्स है तो बोले 7 हॉर्स के बराबर। देख रहे हो, एक गुड्स को अगर मुझे मेजर करना है तो मेरे को दूसरे गुड्स का इस्तेमाल करना पड़ता था। और कैसे मेजर किया जाता था वैल्यू को, कितना डिफिकल्ट है। 10 बफेलो, 5 काऊ, 7 हॉर्सेस, ये सही रेट कैसे डिसाइड कर पाएंगे। अभी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से हम सेलिंग प्राइस डिसाइड कर लेते हैं, उस समय तो ये बड़ा डिफिकल्ट हुआ करता था। तो मेजर करना चीज़ों को बड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि एक कोई कॉमन मेजर मौजूद नहीं था। हर चीज़ को एक कॉमन मेजर में रिप्रेजेंट कर पाए वो उस समय मौजूद नहीं था। अभी क्या है सर कॉमन मेजर, अभी कॉमन मेजर है रुपया। अगर इंडिया की बात करें तो हर प्रोडक्ट को मैं रुपए के फॉर्म में मेजर करके बता सकता हूँ। लेकिन उस समय ऐसा कोई कॉमन मेजर नहीं था, अलग अलग प्रोडक्ट के द्वारा मेजर करके दिखाया जाता था। तो इससे भी एक्सचेंज जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है डिफिकल्टी इन मेकिंग डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप लिख देना फ्यूचर का पेमेंट। आज मान लेते हैं हमने बाई रखी घर में, बाई को बोल दिया कि यार हम तेरे को महीने के एंड में 5,000 रुपये देंगे। तो बड़ा आसान है, तू महीने भर काम कर, हम आपको 5,000 रुपये देंगे। चलो वेल एंड गुड। लेकिन उस समय अगर हम बाई रखें और उसको बोलेंगे कि महीने के एंड में हम तेरे को 10 किलो वीट देंगे, वो बोलेगी नहीं साहेब हमारे पास तो वीट ऑलरेडी है, हमको नहीं चाहिए। तो हम बोलेंगे हाँ चल 15 किलो राइस दे देंगे, ये रख ले तू। तो बोली नहीं हमको राइस भी नहीं चाहिए। तो बताओ क्या वो भाई आपके यहाँ काम करेगी? आंसर इज नो। उसको वीट और राइस दोनों नहीं चाहिए और आपके पास और कुछ देने के लिए है ही नहीं। तो फ्यूचर पेमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती थी। अच्छा एक और कारण से डिफ़िकल्ट होती थी, कैसे? जैसे मैंने बोल दिया बाई रख लिया और मैंने बोल दिया कि तेरे को महीने के एंड में हम बकरी देंगे, एक बकरी देंगे। यस एक बकरी दे देंगे। अभी बकरी छोटी है, 1 महीने में हो सकता है वो थोड़ी बड़ी हो गई। अब बकरी बड़ी हो गई तो उसका एक्सचेंज रेट भी चेंज हो जाता है, बकरी का रेट फ्लक्चुएट हो गया। अब महीने के एंड में ज़रूरी नहीं वही रेट है, तो हम मुकर सकते हैं। तो आपके जो गुड्स है उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है और उसकी जो फ्यूचर वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, वो चेंज होती रहती है। तो इस प्रकार से हम फ्यूचर पेमेंट नहीं कर पाते थे, प्रेजेंट ट्रांजैक्शन से फ्यूचर पेमेंट डिसाइड नहीं कर पाते थे क्योंकि प्राइजेस फ्लक्चुएट होते रहते थे। मान लेते इसी एग्जांपल में वो मान जाती कि 10 किलो वीट रख लेगी महीने के एंड में, और महीने के एंड में वो वीट जो आप देने वाले थे वो डेटोरिएट हो गई, ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, अब वो उतनी खाने लायक है नहीं। तो अब बताओ महीने भर का काम 10 किलो अच्छी वीट में आपने किया था और आपको मिल गई 10 किलो ख़राब वीट, तो आपने तो काम ज़्यादा कर दिया, इनाम कम मिल गए। इसके कारण भी डिफ़िकल्ट हो जाता था फ्यूचर पेमेंट करना। तो ये सारे डिफ़िकल्टीज थी बार्टर सिस्टम और एक्सचेंज के साथ। इन सारी ही डिफ़िकल्टीज़ को मनी ने दूर कर दिया है और जिसको अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ये जो डिफ़िकल्टीज़ है बार्टर सिस्टम और एक्सचेंज की, यही फंक्शंस ऑफ मनी बनेंगे, यही बल्कि मैं बोलूँगा डेफिनेशन ऑफ मनी भी बनेंगे। सो अब पढ़ते हैं मनी के बारे में। इवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी ये जो टर्म है ये डिराइव किया गया है फ्रॉम द नेम ऑफ द गॉडेस जूनो मोनेटा ऑफ रोम। ये एमसीक्यू के लिए याद रखना, फ्रॉम द नेम ऑफ गॉडेस, गॉडेस के नाम से लिया गया है मनी को। नाम क्या था? जूनो मोनेटा ऑफ रोम, इसको याद रखना आप। डेफिनेशन ऑफ मनी देखते हैं। मनी जो है इसलिए आई थी, इसलिए इन्वेंट की गई थी ताकि जो भी डिफ़िकल्टीज़ बार्टर सिस्टम ऑफ में देखी जाती है वो सारे डिफ़िकल्टीज़ को दूर किया जाए। तो मनी की डेफिनेशन अलग अलग पर्सन ने अलग अलग दी है। नॉर्मल डेफिनेशन इसकी ये है, ऐसी चीज़ जो एक्सेप्ट की जाती है वाइडली फॉर द पेमेंट ऑफ गुड्स। कोई भी चीज़ गुड्स या सर्विसेज आपको परचेस करनी है तो उसके लिए एक वाइडली एक्सेप्टेड थिंग जो है वो क्या है? मनी है। यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मनी को
एक जनरल एक्सेप्टेबिलिटी मिलती है। मनी जो है सबके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। मेरे को अगर गुड्स बेचना है तो मैं गुड्स दूंगा, उसके बदले मनी ले लूँगा। मुझे गुड्स परचेस करना है तो मैं गुड्स परचेस करूँगा, उसके बदले मनी दे दूँगा। तो मनी के द्वारा आप जो है गुड्स या सर्विसेज परचेस या सेल दोनों कर सकते हो, क्योंकि मनी की रहती है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, हर कोई उसको एक्सेप्ट करता है। अकॉर्डिंग टू वॉकर, मनी की डेफिनेशन क्या है, ये बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट है। मनी इज़ व्हाट मनी डज। मनी वो है जो मनी का काम करती है, यानी मनी वो है जो मनी के कामों को करता है, डेट इज़ फंक्शंस ऑफ मनी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो अगर ऐसा लिख दिया मनी इज़ व्हाट मनी डज, कमेंट करने बोलता है तो अपन फंक्शंस ऑफ मनी लिखते हैं इसमें। तो आप कुल मिला के अपन यही पढ़ने वाले कि मनी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। वैसे अपन ने जो भी डिफ़िकल्टीज पढ़ी बाटा सिस्टम की, उन सबको दूर कर देता है, वही फंक्शंस ऑफ मनी भी रहता है। जो जो डिफ़िकल्टीज, जो जो लिमिटेशन बाटा सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की थी, वो जो पॉइंट्स हमने सारे पढ़े हैं, 5 पॉइंट्स को अपन यहाँ पे फंक्शंस ऑफ मनी में पढ़ने वाले हैं। कुछ अदर पॉइंट्स भी पढ़ेंगे डेफिनेटली, लेकिन वो 5 पॉइंट तो पढ़ने ही वाले हैं। तो इन शॉर्ट मनी क्या है? मनी हर वो इंस्ट्रूमेंट है, वो थिंग है जिसको वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है फॉर द पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसे अपन मनी कहते हैं। यानी ऐसी चीज़ जो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी पोजेस करती है, जिसको हर कोई एक्सेप्ट करता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसे अपन मनी कहते हैं। और मनी वो भी है जो मनी का काम करता है, डेट इज़ फंक्शंस ऑफ मनी। तो अब पढ़ने वाले अपन फंक्शंस ऑफ मनी। अच्छा टॉपिक है काफ़ी ये फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के फंक्शंस को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक प्राइमरी फंक्शन जिसको अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस बोलते हैं, देन आता है सेकेंडरी फंक्शन, और देन आता है कंटिंजेंट या फिर अदर फंक्शंस। और फिर उसके बाद इधर फर्दर और पॉइंट्स दिए हुए हैं, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और कंटिंजेंट फंक्शन दिया हुआ है, और उसके अंदर 2-2, 3-3 कैटेगरी और भी है। तो सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन में क्या है? इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आप डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की ज़रूरत नहीं है। बाटा सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की ज़रूरत पड़ती थी, यहाँ पे ऐसा ज़रूरत नहीं है। आप ओनली सेल करना चाहो या ओनली परचेस करना चाहो तो अब वेरी मच पॉसिबल है। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि मीडियम एक्सचेंज ने डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वाली डिफ़िकल्टी को दूर कर दिया है। इस बात को भी एमसीक्यू पर्पज़ के लिए याद रखना। कोई भी चीज़ें खरीदनी है, बेचनी है, तो मनी के द्वारा अपन एक्सचेंज कर सकते हैं गुड्स या सर्विस को। देन है मेजर ऑफ वैल्यू। अब आप मनी से चीज़ों को वैल्यू कर सकते हैं, यानी हर चीज़, हर गुड्स को आप प्राइस टैग थमा सकते हैं। जैसे एक कार कितने की है तो बोले 5 लाख की है, एक पेन कितने की है तो बोले 10 रुपये की है। यानी हर गुड्स को आप मनी के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, जो कि बाटा सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहाँ थिंग्स के बदले थिंग्स एक्सचेंज की जाती थी। तो एक कार के बदले 10 बफेलो हो सकता है, 5 काऊ हो सकता है, 7 हॉर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता था। बट यहाँ पे कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू हो जाता है, डेट इज़ मनी। यानी हर गुड्स या सर्विसेज को आप मनी के रूप में प्रेजेंट कर सकते हो। देन आता है सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में क्या आता है? स्टोर ऑफ वैल्यू। पहले क्या होते थे? पेरिशेबल प्रोडक्ट, यानी ऐसे प्रोडक्ट जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उसको आप प्रिजर्व करके रख नहीं सकते थे, डेट इज़ आप वैल्यू को स्टोर करके नहीं रख सकते। अब क्या करोगे आप? अब पेरिशेबल प्रोडक्ट को आप बेचोगे, उससे जो पैसा आएगा उसको आप स्टोर करके रख सकते हो। आप अपने घर में भी स्टोर करके रख सकते हो, आप कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हो, आप बैंक में भी स्टोर करके रख सकते हो। तो अब स्टोरेज ऑफ वैल्यू हो गया है आसान मनी के आने से। देन आता है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, यानी कि मेरे को अगर फ्यूचर में पेमेंट करना है, आज के प्रेजेंट ट्रांजैक्शन का पेमेंट फ्यूचर में करना है, तो इन द फॉर्म ऑफ मनी मैं कर सकता हूँ, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था, क्योंकि गुड्स की चीज़ों की वैल्यू बहुत तेज़ी से चेंज होती थी पहले, जो अपन ने ऊपर डिस्कस भी किया है। तो पहले वैल्यू बहुत तेज़ी से चेंज होती रहती थी, जिसके कारण फ्यूचर पेमेंट करना और फ्यूचर पेमेंट अभी से डिसाइड करना पॉसिबल नहीं रहता था, लेकिन अब मनी के रूप में ये पॉसिबल है। तो फ्यूचर ऑब्लिगेशन, फ्यूचर कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, ये सब आप अब कर सकते हो। देन आता है ट्रांसफ़र ऑफ मनी। मनी को आप बड़ी आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हो एक पर्सन टू अनदर पर्सन, और किसी भी वक्त किसी भी प्लेस में। अब तो खैर इतना डिजिटल ट्रांजैक्शन का समय आ चुका है कि आप घर बैठे फ़ोन पे या पेटीएम इस्तेमाल करते हुए भी मोबाइल के थ्रू ही मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हो, एक प्लेस टू अनदर प्लेस, वन पर्सन टू अनदर पर्सन। बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। तो मनी ने बेसिकली ये जो 5 डिफ़िकल्टीज या लिमिटेशन से बाटा सिस्टम एक्सचेंज की, उसको दूर कर दिया है। यही इसका प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन के अंदर आएगा।
और मेन फंक्शन मनी का तो यही है। देन आते हैं कुछ अदर फंक्शंस या फिर अपन कह सकते हैं कंटिंजेंट फंक्शन। कंटिंजेंट फंक्शन, तो कंटिंजेंट फंक्शन में सबसे पहले है मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम यानी देश की इनकम, जितने भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं एक साल के अंदर, उसकी टोटल वैल्यू से निकाला जाता है अपन नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम को निकालने के लिए आप मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो देश की नेशनल इनकम निकालना हो या नेशनल इनकम को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बांटना हो, दोनों ही वेरी मच पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ मनी। नेशनल इनकम को आप मनी के टर्म पे निकाल सकते हैं। प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, डेट इज हम क्या करते हैं, हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेकर आते हैं। ऐसे ही अपन ने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में कि फर्म क्या करती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रेंट पे लेके आती है। फॉर एग्जांपल रेंट पे लेके आती है तो उसमें आता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर स्किल्स। तो लैंड को देना पड़ता है रेंट, लेबर के बदले देना पड़ता है वेजेस, कैपिटल के बदले देना पड़ता है इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर स्किल्स के बदले देना पड़ता है प्रॉफिट। 10 आप क्या कर रहे हो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट कर रहे हो, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ मनी। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मनी। अगर मनी नहीं होता तो अपन ये सारे दोनों काम, मेजरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, नहीं कर पाते। देन है मनी इक्वलाइजेस मार्जिनल यूटिलिटीज़ या फिर प्रोडक्टिविटीज़। खैर ये अपन इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यूटिलिटी वाला जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उसमें ज़्यादा समझेंगे। यहाँ पे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मनी के यूज़ से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। यानी कंज्यूमर अपने पैसों का कैसे इस्तेमाल करे जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले गुड्स और सर्विसेज को यूज़ करने के बाद, और प्रोड्यूसर अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कैसे इस्तेमाल करे जिससे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव हो पाए। ये दोनों चीज़ निकाली जा सकती है विद द हेल्प ऑफ मनी। तो ये चीज़ें इसमें दी हुई है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जो है हम लोग यूटिलिटी वाले डेट इज फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो आप वहाँ पे ज़्यादा गहराई से समझोगे। मार्जिनल यूटिलिटी का मैं नॉर्मल मतलब बता देता हूँ। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है किसी भी एक वस्तु को यूज़ करने से, किसी भी एक गुड्स को इस्तेमाल करने से उससे होने वाली खुशी को अपन मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। उससे होने वाले सेटिस्फेक्शन को अपन मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फेक्शन होता है। तो मनी की मदद से कंज्यूमर कितने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को इस्तेमाल करे जिससे उसको टोटल सेटिस्फेक्शन मिले या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले और उसको मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव हो, ये अपन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। देन आता है बेसिस ऑफ क्रेडिट। मनी यानी कि कैश कोई भी इंसान जो है जमा कराता है बैंक में, उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। और उस प्राइमरी डिपॉजिट, उस कैश का बैंक इस्तेमाल करती है लोन देने के पर्पस के लिए। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि प्राइमरी डिपॉजिट डेट इज कैश मनी जो डिपॉजिटर डिपॉजिट कराता है बैंक में, वही पैसों का इस्तेमाल करके बैंक लोन बांटती है। तो विद द हेल्प ऑफ मनी क्रेडिट क्रिएट किए जाते हैं, ऐसा अपन कह सकते हैं। देन आता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी भाई मनी से ज़्यादा लिक्विडिटी वाली चीज़ कोई भी नहीं है। या आप ऐसा कह सकता हूँ कि लिक्विडिटी कैसी रहती है, मनी की 100% रहती है। खैर ये तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट हो गया। तो ये है सारे फंक्शंस मनी के जो कि लिखे हुए हैं। अपन ने एक एक करके सारे समझ लिए। पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि कोई भी गुड्स या सर्विसेज को खरीदी या बेचा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मनी। सेकेंड है मेजर ऑफ वैल्यू, हर गुड्स या सर्विसेज को अब इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ मनी हम वैल्यू कर सकते हैं। सेकेंडरी फंक्शन में पड़ा स्टोर ऑफ वैल्यू, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हो या कोई भी प्रोडक्ट हो उसको बेच के आप पैसा कमा सकते हो और उस पैसे को स्टोर कर सकते हो। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, यानी कि आप फ्यूचर की पेमेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मनी। ट्रांसफर ऑफ मनी, मनी के आ जाने से एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पेमेंट करना या एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पेमेंट करना बड़ा आसान है। और अब तो खैर डिजिटल ज़माना आ गया है तो आप एनी टाइम कर सकते हो। देन आता है कंटिंजेंट फंक्शन, यानी आप नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हो और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मनी। मनी के द्वारा आप जो है अपनी मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हो, और अगर प्रोड्यूसर हो तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हो। डेट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आप निकाल सकते हो, और कैसे अचीव करोगे वो भी देख सकते हो। खैर ये अपन यूटिलिटी वाले चैप्टर में पढ़ने वाले। देन आता है बेसिस ऑफ क्रेडिट, जो इंसान पैसा डिपॉजिट कराता है बैंक में, डिपॉजिटर जिसको अपन बोलते हैं, उस पैसों का इस्तेमाल करके बैंक
दूसरी पार्टियों को जिसको ज़रूरत है उसको लोन प्रोवाइड करती है। तो हैंस मैं कह सकता हूँ जो अपन पैसा जमा करते हैं उससे क्रेडिट क्रिएट होता है। खैर इसका कंप्लीट फंक्शंस और इन डिटेल एनालिसिस के साथ हमको पढ़ना है, ये एक सेपरेट टॉपिक है हमारा बेसिस ऑफ क्रेडिट, जिसको अपन नीचे कवर करेंगे। जो बात मैंने बोली वही समझाऊंगा मैं, बस इसको और ज़्यादा डिटेल में विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल अपन इसको देखने वाले हैं। अभी आसान भाषा में आप समझ चुके हो कि मनी के द्वारा जो है क्रेडिट क्रिएट किया जाता है। देन आता है लिक्विडिटी। मनी से ज़्यादा लिक्विड एसेट कुछ भी नहीं है। मनी जो रहता है 100% लिक्विड रहता है या 100% लिक्विडिटी ये होल्ड करता है, अपन ऐसा कह सकते हैं। इसको भी आप MCQ पर्पस के लिए याद रखना। सो ये हुए हमारे फंक्शंस ऑफ मनी समाप्त। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। वैसे सप्लाई ऑफ मनी का मतलब ये होता है कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम टोटल पैसा कितना पब्लिक के पास है या टोटल पैसा कितना इकोनॉमी में है, उसे अपन क्या कहते हैं, मनी सप्लाई कहते हैं। मनी सप्लाई में सारे मनी आ जाते हैं जो इकोनॉमी के अंदर है। मनी सप्लाई के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी जो अपन नीचे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। करेंसी बोलो या फिर सिक्के भी, तो कॉइन प्लस करेंसी डेट इज़ पेपर नोट, दोनों इसके अंदर आते हैं। पढ़ लेते हैं पहला पॉइंट क्या है, करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। अब करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक आपको पता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। सेंट्रल बैंक यानी कि पापा ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करता है उसे अपन कहते हैं सेंट्रल बैंक। और हमारे देश में है वो RBI, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो करेंसी छाप सकती है। अब वो करेंसी 1000 रुपये, 1000 तो अब खैर पुराना हो गया क्योंकि आपकी बुक में पहले से दिया हुआ है, तो 1000 रुपये के नोट दिए हुए हैं। अब इसको रिप्लेस करके आप 2000 रुपये का नोट कर दो, 500 का नोट, 100 का नोट, 50 का नोट, 20 का नोट और 10 का नोट। तो ये RBI इशू करती है। RBI के पास इकलौता पावर है कि वो नोट इशू कर सकती है, उसी के पास ये पावर है। RBI जो है हमारे देश का, इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ऐसे हर देश का सेंट्रल बैंक होता है, हमारे देश का जो है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो नोट छापने का काम कौन करती है, RBI। तो वो सारी चीज़ें जो है मनी सप्लाई के अंदर आएगा, ओके आएगा। और 1 रुपये का जो नोट होता है और जो सिक्के होते हैं उसे कौन छापता है, उसे कौन इशू करता है, उसे करते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फाइनेंस डिपार्टमेंट जो होते हैं गवर्नमेंट के, वो 1 रुपये के नोट और कॉइन जो है वो इशू करते हैं। ये MCQ पर्पस के लिए याद रखना। RBI क्या करती है, नोट छापती है, करेंसी बोल सकता हूँ मैं, पेपर नोट बोल सकता हूँ मैं। जबकि फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये भी गवर्नमेंट का ही है, ये क्या करते हैं, ये 1 रुपये का नोट कह लो प्लस कॉइन्स जितने भी रहते हैं वो इन लोग जो है इशू करते हैं। तो ये मनी सप्लाई के अंदर आता है। दूसरी चीज़ क्या आती है भाई मनी सप्लाई के अंदर, ये है डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो डिमांड डिपॉजिट कराता है वो भी इसके अंदर आता है। अब ये क्या होता है देखते हैं अपन। सो देखो, मान लेते हैं ये बैंक है। बैंक जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है पब्लिक से, जिसको पैसा जमा कराना है वो जमा कराता है और जिसको उधार लेना है वो उधार भी लेता है। तो जो पैसा डिपॉजिट कराता है बैंक में इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो उसे अपन कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। और इसी प्राइमरी डिपॉजिट का यूज़ करते हुए बैंक क्या करती है, लोन देती है या फिर क्रेडिट देती है लोगों को, यस देती है। इस क्रेडिट को अपन बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। और इसी को बोलते हैं कि सेकेंडरी डिपॉजिट डेट इज़ जो क्रेडिट क्रिएट कर रहा है कमर्शियल बैंक, उसी को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक। तो ये सेकेंडरी डिपॉजिट डेट इज़ जो क्रेडिट क्रिएट कर रहा है कमर्शियल बैंक विद द हेल्प ऑफ द प्राइमरी डिपॉजिट, इसी को अपन सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं और यही मनी सप्लाई के अंदर आता है। वैसे देखो, प्राइमरी डिपॉजिट यानी कि करेंसी या फिर नोट जो इंसान डिपॉजिट करता है, वो सारी चीज़ ऑलरेडी पॉइंट नंबर 1 में कवर हो गई है। भाई इंसान के पास जितना भी नोट, करेंसी, सिक्के जो भी है वो सब ऑलरेडी अपन पॉइंट नंबर 1 में कवर कर दिए। तो एक हिसाब से प्राइमरी डिपॉजिट पॉइंट नंबर 1 में कवर हो गया है। और इस प्राइमरी डिपॉजिट का इस्तेमाल करते हुए बैंक जो है लोन क्रिएट करती है, डेट इज़ क्रेडिट क्रिएट करती है जो इकोनॉमी में काम आता है इन द फॉर्म ऑफ मनी, उसे अपन सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं, जो अपन के पॉइंट नंबर 2 में कवर हो गया। डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक का क्या मतलब है, इसका मतलब जो क्रेडिट क्रिएट करती है कमर्शियल बैंक इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, जिसको सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं अपन, इसकी बात कर रहा है वो। तो ये दोनों पॉइंट अपन समझ गए। तो मनी सप्लाई के अंदर क्या आता है, ये दोनों कंपोनेंट्स आते हैं। मनी सप्लाई का मतलब टोटल स्टॉक ऑफ मनी
जो पब्लिक के पास या इकोनॉमी के पास एट अ पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इसको अपन स्टॉक कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। मनी सप्लाई के अंदर सारे टाइप का मनी आता है जो इकोनॉमी के अंदर है। दो टाइप का मनी इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है, एक करेंसी के अंदर कॉइन और पेपर नोट दोनों ही आ गए जो आरबीआई इशू करता है, एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट जो इशू करता है। एंड डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक, यानी कि प्राइमरी डिपॉजिट का इस्तेमाल करते हुए जो कमर्शियल बैंक क्रेडिट देता है, जितने भी कमर्शियल बैंक क्रेडिट देते हैं सबको इसमें जोड़ लेते हैं अपन, क्रेडिट देता है जिसको अपन सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं, ये उसकी बात कर रहा है। तो ये दोनों बात अपन समझ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन मॉनिटरी एग्रीगेट्स, यानी ये मनी सप्लाई को नापने के अलग अलग तरीके जो अपन पढ़ने वाले हैं। तो एक तरीका M1, M2 एंड M3, ये 3 अलग अलग तरीके आपको दिया हुआ है। इन तीनों ही तरीके से अपन टोटल मनी सप्लाई निकालते हैं। तो सर तीनों में अंतर क्या है? अंतर मैं बताता हूँ। M1 में वो मनी को लिया गया है जो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है जिसके अंदर, M2 में वो है जिसकी लिक्विडिटी थोड़ी कम है, और M3 में वो है जिसकी लिक्विडिटी सबसे कम है। लिक्विडिटी का मतलब कितना तेज़ी से आप उस एसेट को कन्वर्ट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो उसे अपन कहते हैं लिक्विडिटी। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या सर कि M1 में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है, M2 में कम है और M3 में सबसे कम लिक्विडिटी है? ये अपन ऐसा कह सकते हैं। और अपन जब पढ़ेंगे तो आपको समझ भी आएगा, हाँ ये लिक्विड एसेट है इसलिए M1 में है, ये M2 में आएगा, ये M3 में आएगा। तो चलिए सबसे पहले आता है M1 के अंदर 3 चीज़ें आती है, C प्लस DD प्लस OD। क्या मतलब इसका? करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। करेंसी तो आपको पता ही है 100% लिक्विडिटी रहती है उसके अंदर। डिमांड डिपॉजिट, भाई डिमांड डिपॉजिट जो रहता है पब्लिक का कमर्शियल बैंक के पास, वो क्या रहता है? वो चेकेबल डिपॉजिट रहता है, यानी ऐसा डिपॉजिट जिसको कभी भी विड्रॉ करवाया जा सकता है, तो इसमें भी लिक्विडिटी हाई है। देन थर्ड आता है अदर डिपॉजिट। ये अदर डिपॉजिट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, एक्चुअल में ऐसा होना था अदर डिपॉजिट विथ RBI, ऐसा लिखना था। अब RBI जो है डिमांड डिपॉजिट होल्ड करके रखता है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, फॉरेन सेंट्रल बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट की, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। क्या बोला मैंने? RBI जो है वो डिमांड डिपॉजिट होल्ड करके रखा रहता है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड फॉरेन गवर्नमेंट की। तो वो तीनों चीज़ की भी लिक्विडिटी हाई होती है, दैट्स वाई वो M1 के अंदर आता है। खैर आपको इतनी ज़्यादा डिटेलिंग में दिया नहीं हुआ है, सिर्फ अदर डिपॉजिट दिया हुआ है, तो आप इतना भी याद कर लो तो बहुत है। देन सेकेंड आता है M2। अब M2 के अंदर क्या आएगा? मैंने बता दिया M2 में लिक्विडिटी कम होते जाएगी, यानी वो कंपोनेंट आएंगे जो M1 में थे, प्लस ऐसे कंपोनेंट आएंगे जिसकी थोड़ी लिक्विडिटी कम है। सो M2 के अंदर हर वो कंपोनेंट जो M1 में वो तो आएंगे ही आएंगे, डेट इज करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट, ये तो आएगा ही। इसके साथ क्या आ रहा है? टाइम लाइबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट विद बैंक, यानी सेविंग डिपॉजिट में जो आप समय बाद चीज़ें जो डिपॉजिट कराते हो, एक हिसाब से अपन फिक्स डिपॉजिट जो करवाते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रही है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो बैंक इशू करता है, और टर्म डिपॉजिट डेट इज फिक्स डिपॉजिट या FD जो 1 साल के अंदर मैच्योर होने वाली है। ये तीनों ही चीज़ें क्या आएगी? M2 के अंदर आती है। यानी अगर टर्म डिपॉजिट जो मैच्योर होने वाली है 1 साल के अंदर, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि लिक्विडिटी इसमें कम है, क्योंकि इसको इन दी फॉर्म ऑफ कैश कन्वर्ट करने में आपको साल लग जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें किसके अंदर आती है? M2 के अंदर आती है। देन आता है M3 जिसकी लिक्विडिटी और भी ज़्यादा कम है। तो M2 की जितने भी कंपोनेंट है वो सब आएंगे, यानी कि अपन कह सकते हैं M1 की करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट, ये तो आती ही आती है M2 में, प्लस टाइम लाइबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट मैच्योरिंग विद इन 1 ईयर, ये सारी चीज़ें जो है ये आएंगी M3 में। तो ये चीज़ तो श्योर है। और क्या आएगा? देखो ऊपर अपन ने डिस्कस किया था, ऊपर में हमने बोला था कि ऐसे टर्म डिपॉजिट आएंगे जिसकी मैच्योरिटी क्या है? जिसकी मैच्योरिटी है 1 साल। जिसकी मैच्योरिटी कितनी है? 1 साल है। तो अपन बचा क्या है यहाँ पे? बचे वो वाले टर्म डिपॉजिट जिसकी मैच्योरिटी 1 साल से ज़्यादा हो। तो यहाँ लिखा हुआ है टर्म डिपॉजिट ओवर 1 ईयर मैच्योरिटी, यानी ऐसे फिक्स डिपॉजिट जिसकी मैच्योरिटी होने में अभी टाइम है, या फिर कॉल या फिर टर्म बोरोइंग्स ऑफ द बैंक। तो ये दोनों चीज़ें भी एक्स्ट्रा आ जाएंगी M3 में। आपको सिर्फ नाम याद करना है, इसको इन डिटेल आपकी बुक में दिया नहीं हुआ है, इन डिटेल आपके लिए क्वेश्चन है भी नहीं, सिर्फ नाम याद करना है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब टर्म डिपॉजिट
कोई नॉर्मल लैंग्वेज में आप जानना चाहो तो इसका मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। अब ये फिक्स्ड डिपॉजिट आपको पता है कि नहीं पता है, आगे अपन वैसे इन डिटेल और चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी आप समझ लो फिक्स्ड डिपॉजिट यानी ऐसा डिपॉजिट जो आप बैंक में कराते हैं और उसमें आप अपना टाइम पीरियड भी बता देते हैं कि मैं 1 साल के लिए जमा कर रहा हूँ पैसा, या 2 साल के लिए कब जमा कर रहा हूँ, या 3 साल के लिए जमा कर रहा हूँ, या 5 साल के लिए जमा कर रहा हूँ। तो आप ऐसा बता देते हैं बैंक को जिस दिन आप डिपॉजिट कराते हैं। फिक्स डिपॉजिट इसलिए इंसान कराता है ताकि उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिले। तो फिक्स डिपॉजिट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है लोगों को, इसलिए एफडी करवाई जाती है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, कितने सालों के लिए भी करवाई जा सकती है। डिपेंड करता है कि आप किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में करवाना चाहते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्वियसली बैंक डिसाइड करता है, आपको चूज़ करना पड़ता है कितना टाइम पीरियड के लिए आप एफडी करवाना चाहते हो। एफडी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, इसलिए लोग उसको करवाते हैं। एफडी या टर्म डिपॉजिट में कोई भी अंतर नहीं है। और सर जो हम लोग नॉर्मली पैसा जमा कराते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं, उसे अपन कहते हैं सेविंग डिपॉजिट। क्या कहते हैं अपन उसको? सेविंग डिपॉजिट, या फिर उसको चालू खाता भी कहते हैं। चालू खाते में पैसा डालो निकालो, पैसा डालो निकालो, कोई टेंशन नहीं रहती। जबकि एफडी में यदि आपने बोल दिया 3 साल के बाद ही आप क्या करोगे, पैसे निकाल सकते हो। अगर आपने 3 साल बोल दिया तो 3 साल के बाद निकाल सकते हो। 1 साल बोल दिया तो 1 साल का लॉक इन पीरियड लग जाता है, उसके पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते हो। सो आप बोलोगे सर आजकल तो निकाल सकते हो, उसमें तो कोई टेंशन नहीं, हम एफडी तुड़वा देंगे। हाँ, आप एफडी तुड़वा के निकाल सकते हो, लेकिन एफडी अगर आप तुड़वाते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। तो अपन ने कोई इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना है, बस एक जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट पॉइंट आता है वैल्यू ऑफ मनी। सो परचेसिंग पावर मनी की जो है उसी को अपन वैल्यू ऑफ मनी बोलते हैं। सर ये परचेसिंग पावर क्या होते हैं? यानी आप अपने पैसों से कितना गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज कर सकते हो या फिर परचेस कर सकते हो, उसे अपन कहते हैं वैल्यू ऑफ मनी। अब सोचो 10 रुपये है मेरे पास और मैं 5 चॉकलेट खरीद सकता हूँ, ठीक है। और सेम 10 रुपये है और सेम चॉकलेट अगर मैं क्या खरीद सकता हूँ, 8 चॉकलेट खरीद सकता हूँ। तो मैं ऐसा कहूँगा दोनों में मेरे पास 10 ही रुपये है, लेकिन वैल्यू ऑफ मनी हाई किस में है? इस वाले में, क्योंकि इस 10 रुपये से मेरे को 8 चॉकलेट मिल सकती है। दैट्स वाई ये अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वाले आपको सेल पे सेल देते हैं। सेल पे सेल देने से क्या होता है? सेल पे सेल देने से चीज़ें सस्ती मिलती है, यानी आप सेम अमाउंट ऑफ मनी से ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हो। यानी कि सेल या डिस्काउंट देने से आपकी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, ऐसा भी अपन कह सकते हैं। यानी सेम अमाउंट ऑफ मनी से अपन ज़्यादा चीज़ें परचेस कर सकते हैं, इसी को अपन वैल्यू ऑफ मनी बोलते हैं। परचेसिंग पावर ऑफ मनी को ही अपन वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। अब और ज़्यादा डिटेल में चलते हैं, टाइप्स ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। तो वैल्यू ऑफ मनी जो रहती है ये 2 टाइप की होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। दोनों के ऊपर ये 2 टाइप अपने को पढ़ने हैं। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले आप इस बात समझ लो कि 10 रुपये में हम 5 चॉकलेट खरीदे यहाँ पे, और यहाँ पे 10 रुपये में 8 चॉकलेट खरीदे, ऐसा कैसे? तो हो सकता है कि ये पहले 5 चॉकलेट जो है 2 रुपये ईच में मिल रही हो, फिर उसके बाद इसका प्राइस लेवल जो है वो गिर गया हो। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर प्राइस लेवल जैसे ही गिरा वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज हो गई। कैसे? क्योंकि प्राइस लेवल गिरा तभी तो आप 8 चॉकलेट खरीद पा रहे हो। यस, मैं 8 चॉकलेट तभी खरीद पा रहा हूं, यानी कि आप 10 रुपये से सेम अमाउंट ऑफ मनी से ज़्यादा चीज़ें परचेस कर पा रहे हो। परचेसिंग पावर आपकी बढ़ गई है क्योंकि प्राइस लेवल गिर गया है। यस, मैं ऐसा कह सकता हूँ। तो मैं ऐसा कह दूँ कि वैल्यू ऑफ मनी और प्राइस लेवल के बीच में एक इनवर्स रिलेशन है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। वैल्यू ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल के बीच में एक इनवर्स रिलेशन है। प्राइस लेवल कम होगा तो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ेगा, और प्राइस लेवल बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ मनी घट जाएगा। यस, कह सकते हैं अपन। तो वैल्यू ऑफ मनी डिपेंड करता है प्राइस लेवल पे। इनवर्स वैल्यू ऑफ प्राइस लेवल इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ मनी। ये वाली डायग्राम ज़रूर से बना देना, ये जो मैंने लिखा है वो लिख देना, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अच्छा, अब ये चॉकलेट का रेट बढ़ जाए, प्राइस लेवल बढ़ जाए। अब चॉकलेट मिल रही है हमें 5 रुपये में एक, तो अब 10 रुपये में कितनी खरीद सकते हो? 5 की एक मिल रही, तो सर हम सिर्फ 2 ही चॉकलेट खरीद सकते हैं। तो आपने देखा कैसे प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ, तो वैल्यू ऑफ मनी आपका रिड्यूस हो गया। डेट इज़ आप पहले 10 रुपये में 5 खरीद पाते थे, अब 10 रुपये में आप सिर्फ 2 चॉकलेट खरीद पा रहे हो, यानी आपका परचेसिंग पावर गिर गया क्योंकि प्राइस लेवल आपका इंक्रीज हो गया। प्राइस लेवल बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ मनी गिर जाएगा। अगेन क्या ये शो करता है कि प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी में एक इनवर्स रिलेशन है। तो अब आप समझ चुके हो वैल्यू ऑफ मनी भी, और वैल्यू ऑफ मनी किसके ऊपर डिपेंड रहता है, डेट इज प्राइस लेवल पे, ये भी समझ चुके हो। और इसके टाइप हमको पढ़ना है, इंटरनल एक्सचेंज वैल्यू एंड एक्सटर्नल एक्सचेंज वैल्यू। वैसे ये बहुत ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है। इंटरनल तो आप चीज़ें समझ भी चुके हो इस एग्जाम्पल के थ्रू ही, पर फिर भी एक बार अपन रीड कर लेते हैं।
इंटरनेट एक्सचेंज वैल्यू का मतलब है कितने गुड्स एंड सर्विसेज आप खरीद सकते हो, एक्सचेंज करवा सकते हो अपनी मनी के द्वारा यानी अपनी करेंसी के द्वारा डोमेस्टिकली यानी देश के अंदर ही, इसको बोलते हैं इंटरनल एक्सचेंज वैल्यू। और एक्सटर्नल एक्सचेंज वैल्यू क्या होता है? अपनी डोमेस्टिक करेंसी से आप कितनी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करा सकते हो, इसे अपन कहते हैं एक्सटर्नल एक्सचेंज वैल्यू। अब इसका एक मैं साधारण सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर $1 मुझे परचेस करना है तो मुझे 75 रुपये देना पड़ता है। यस, 75 रुपये, इसी को बोलेंगे एक्सटर्नल एक्सचेंज वैल्यू, यानी अपनी करेंसी से मैं कितना डॉलर परचेस कर सकता हूँ। तो ये मैंने निकाल लिया है, $1 परचेस करने के लिए मुझे 75 रुपये देने पड़ते हैं। या इसका अगर उल्टा करूँ मैं तो $1 के बदले हमें मिलता है $1 डिवाइडेड बाई 75, ये करके देख लेना, इतना डॉलर हमको मिलता है। क्योंकि ये वैल्यू हमारी काफ़ी ज़्यादा कम है तो इसको कैलकुलेट करना मुश्किल है, इसलिए मैंने आपको सिंपल सा उल्टा करके बता दिया एग्जांपल को। $1 हमें 75 रुपये में मिलता है। हाउ मच फॉरेन करेंसी कैन बी ऑब्टेन इन एक्सचेंज ऑफ ए यूनिट ऑफ ए डोमेस्टिक करेंसी? डोमेस्टिक करेंसी के बदले आप कितनी फॉरेन करेंसी ऑब्टेन कर सकते हो? यह देखो एक सिंपल सा एग्जांपल एक और दे सकता हूँ मैं कि $1 इंडिया का $2 जो चलता है पाकिस्तान में उसके बराबर रहता है। तो इससे आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो कितनी फॉरेन करेंसी अपन परचेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो ये होता है एक्सटर्नल एक्सचेंज वैल्यू। इंटरनल एक्सचेंज वैल्यू यानी कितनी गुड्स एंड सर्विसेज आप परचेस कर सकते हो डोमेस्टिकली हमारे देश के अंदर अपनी करेंसी का इस्तेमाल करते हुए, और कितनी फॉरेन करेंसी आप परचेस कर सकते हो इन एक्सचेंज ऑफ यूनिट ऑफ ए डोमेस्टिक करेंसी, इसको अपन एक्सटर्नल एक्सचेंज वैल्यू बोलेंगे। तो इंटरनल भी हो गया और एक्सटर्नल भी हमारा यहाँ पे खत्म होता है। देन दिया हुआ है छोटा सा टॉपिक फॉर्म्स ऑफ मनी। अगेन ये आपको डिटेलिंग में नहीं दी हुई है बट ऐसे ही नाम दे दिए तो अपन देख लेते हैं। कैश मनी यानी ऐसा मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश, और मनी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट, जो क्रेडिट चलाते हैं वो इसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो बैंक प्रोवाइड करती है क्रेडिट उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा दिया है पेपर मनी एंड कॉइन्स यानी करेंसी और सिक्कों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा दिया हुआ है नियर मनी या मनी सब्सटीट्यूट यानी ऐसी चीज़ें जो आप मनी के बदले इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर दी एक्सचेंज ऑफ आइटम्स या फिर फॉर पेमेंट, जैसे कि हो गया बैंक चेक। भाई अगर मेरे पास मनी नहीं है तो मैं चेक के थ्रू भी पेमेंट कर सकता हूँ, हाँ सामने वाली पार्टी अगर एक्सेप्ट करती है तो ही। तो ऐसी चीज़ जो आप मनी के बदले इस्तेमाल कर सकते हो डेट इज़ मनी सब्सटीट्यूट बोलते हैं इसको अपन, जैसे कि हो गया बैंक चेक, मनी सब्सटीट्यूट या फिर नियर मनी भी बोलते हैं, ये भी एक फॉर्म है मनी का। इसके अलावा होते हैं अदर फाइनेंशियल एसेट। अदर फाइनेंशियल एसेट्स में मान लेते हैं म्यूचुअल फंड्स आ गया, बॉन्ड्स आ गए, शेयर्स हो गए, इनको अपन क्या बोलते हैं अदर फाइनेंशियल एसेट्स। ये भी एक फॉर्म है मनी के, क्योंकि इनको अपन बेचेंगे, बॉन्ड्स या फिर शेयर बेचेंगे तो उसके बदले हमें मिलता क्या है, पैसा मिलता है। खैर ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है टॉपिक, सिर्फ नाम दिया था तो अपन ने बता दिया। फॉर्म्स ऑफ मनी 4 टाइप के होते हैं, पहला कैश मनी, क्रेडिट मनी, दूसरा है अदर फाइनेंशियल एसेट जैसे म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, शेयर एक्सेट्रा हो गया, तीसरा हो गया करेंसी नोट या सिक्के, चौथा हो गया नियर मनी या फिर मनी सब्सिट्यूट जिसको अपन बैंक चेक कह सकते हैं। इसका एक प्राइमरी एग्जाम्पल है बैंक चेक, यानी पैसों के बदले आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो पेमेंट करने के लिए, इसलिए इसको बोला गया मनी सब्सटीट्यूट। ऐसी चीज़ जो मनी को सब्सटीट्यूट कर दे या मनी के बदले इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये हो गया हमारे फॉर्म्स ऑफ मनी भी खत्म। एक यूनिक सा लॉ है आपकी बुक में दिया हुआ है ग्रेहम्स लॉ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के बेसिस पे भी, इससे क्वेश्चन पूछता है। ग्रेशम्स लॉ हमें क्या कहता है? ग्रेशम्स लॉ कहता है कि बैड मनी जो है वो गुड मनी को सर्कुलेशन से निकाल देता है। क्या मतलब इसका सर? इसका मतलब आप ऐसा समझ लो, मान लेते हैं कोई एक इकोनॉमी है, ठीक है, जहाँ पे 2 टाइप की करेंसियाँ चलती है, एक गोल्ड करेंसी और दूसरी करेंसी जो है सिल्वर के फॉर्म में। ऐसी करेंसी जो गोल्ड का इस्तेमाल करते हुए बनी है और ऐसी करेंसी जो सिल्वर का इस्तेमाल करते हुए बनी है। अगर ये दोनों करेंसी किसी एक इकोनॉमी में चलेगी, मान लेते हैं इंडिया के अंदर गोल्ड के सिक्के भी चल रहे हैं और सिल्वर के सिक्के भी चल रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे लोग जो है सिल्वर के सिक्कों का ही इस्तेमाल करेंगे फॉर द पेमेंट, और गोल्ड मनी क्या करेंगे, जो गोल्ड के सिक्के हैं उसको उन लोग यूज़ करना बंद कर देंगे, बल्कि अपने पास सेव करके रख लेंगे। क्या लिखा हुआ है? इन सच केस वन मेटा करेंसी ड्राइव्स द अदर आउट ऑफ सर्कुलेशन, डेट इज चीप मनी ड्राइव्स आउट डियर मनी, यानी जो सस्ती मनी है वो चलती रहेगी और वो डियर मनी डेट इज महंगे मनी को निकाल फेंकेगी। यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, अगर कोई कंट्री यूज़ करती है मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश करेंसी या दूसरा है इन द फॉर्म ऑफ मेटल, तो वहाँ पे लोग करेंसी इन द फॉर्म ऑफ पेपर जो है
जो नोट होते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे और मेटल मनी को अपने पास होल्ड करके रख लेंगे। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ जो चीप करेंसी है वो सर्कुलेशन में चलती रहती है, और जो गुड मनी है या मैं जिसको बोलता हूँ डियर मनी है या फिर उसके कंपैरिजन में जो महंगी मनी है वो लोग होल्ड करके अपने पास रखे रहेंगे। ये ग्रेशम्स लॉ है और ये एमसीक्यू के पर्पस के लिए आ सकता है। तो इसके लिए एक लाइन बस याद रखोगे तो भी हो जाएगा। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। बैड मनी गुड मनी को सर्कुलेशन से बाहर कर देता है। किसी इकोनॉमी में अगर दो टाइप की करेंसियाँ चलती है, इन द फॉर्म ऑफ पेपर या फिर इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड वाला लोग अपने पास होल्ड करके रख देंगे, पेपर वाला चलाते रहेंगे। दूसरा एग्जांपल है, अगर सिल्वर की करेंसी चल रही है और गोल्ड की करेंसी चल रही है तो लोग जो है गोल्ड वाली अपने पास संभाल के रख देंगे और सिल्वर वाली करेंसी चलती रहेगी। ये मतलब है ग्रेशम्स लॉ का। इसको आप एमसीक्यू पर्पस के लिए अच्छे से याद करके रखेंगे। अपन पढ़ेंगे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो ये काफ़ी डिफरेंट टॉपिक है, आप लोग ने ऐसे टॉपिक पहले कभी पढ़े नहीं होंगे, तो एक दो बार जब इसको पढ़ लेंगे तो ये आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी अलग अलग लोगों ने प्रोवाइड की है, तो एक एक करके अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वांटिटी थ्योरी प्रोवाइड की है इरविन फिशर ने। इरविन फिशर ने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दी है जिसमें आपको वैल्यू ऑफ मनी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। इसके अनुसार इरविंग फिशर के अनुसार एक इक्वेशन इन्होंने प्रोवाइड की है जिससे आप वैल्यू ऑफ मनी जो है निकाल सकते हो। और वो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन बड़ी सिंपल है, एम वी इक्वल टू पी टी। क्या बोला मैं? एम वी इक्वल टू पी टी। एम का मतलब क्या है? एम का मतलब है कितना मनी सप्लाई किया गया है लीगल अथॉरिटी के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा। अब मनी सप्लाई अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं, और मनी सप्लाई कहाँ कहाँ से आता है? सेंट्रल बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और थर्ड है हमारा कमर्शियल बैंक, वो अपन देख चुके हैं। V का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ मनी। अब ये वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब है कि एक पैसा कितनी बार इस्तेमाल किया गया है पूरी इकोनॉमी के अंदर, उसको अपन वेलोसिटी बोलेंगे। सर क्या मतलब? मान लेते हैं ये है राम, राम के पास है 100 रुपये। ये 100 रुपये जाके देता है मेडिकल शॉप वाले को और दवाई लेके आ जाता है। अब ये 100 रुपये किसके पास आ गए? मेडिकल वाले के पास आ गए। मेडिकल वाला जाता है अपने बच्चे के टीचर के पास और उसको ट्यूशन फीस दे आता है, ट्यूशन फीस दे आता है उसको, वही सेम 100 रुपये। तो ये 100 रुपये राम के पास थे, फिर मेडिकल वाले के पास पहुँचे, आप ट्यूशन फीस वाले के पास पहुँच गए। अब मान लेते यही 100 रुपये का इस्तेमाल करते हुए ट्यूशन फीस जिसने रिसीव की, मान लेते मास्टर जी जो है हमारे, मास्टर जी ने इसका इस्तेमाल किया और जाके किराना वाले को ये 100 रुपये थमा दिए और 100 रुपये का किराना लेके आ गया। अब आगे और नहीं ले जाते कहानी को, यहीं पे ख़त्म करते। किराना वाले ने टोटल सेविंग कर ली, मतलब 100 रुपये अपने पास रख लिया। तो आप बताइए कि ये 100 रुपये कितनी बार इस्तेमाल हुआ है पूरी इकोनॉमी में? तो पहले 100 रुपये की दवाई खरीदने के लिए इस्तेमाल हुआ, फिर ट्यूशन फीस पे करने के लिए इस्तेमाल हुआ, फिर किराना वाले को देने के लिए इस्तेमाल हुआ। तो कुल मिलाकर मैं बोल सकता हूँ कि जो 100 रुपये का नोट है ये पूरी इकोनॉमी में 3 टाइम्स इस्तेमाल हुआ है, बिकॉज ये 300 रुपये का काम किया है। अगर मैं यूज़ ऑफ मनी बोलूँगा तो आप बोलोगे 300 रुपये, मैं बोलूँगा टोटल वैल्यू कितनी थी तो आप बोले 100 रुपये की वैल्यू थी, लेकिन ये 3 बार इस्तेमाल हुआ इकोनॉमी में, तो हम इसका टोटल यूज़ कह सकते हैं 300 रुपये के लिए। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये 3 बार पूरी इकोनॉमी में यूज़ हुआ है, तो यही इसका क्या होगा? वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक ही पैसा इस्तेमाल हुआ है पूरी इकोनॉमी के अंदर। तो ये बात आप समझ गए। अच्छा, मैं अगर ऐसा बोलूँ कि मनी सप्लाई इनटू वेलोसिटी यदि आप करते हो, यानी कितनी बार ये इस्तेमाल हुआ है पूरा पैसा, तो हम निकाल सकते हैं टोटल यूज़ ऑफ मनी। टोटल यूज़ ऑफ मनी भी अपन इससे निकाल सकते हैं। छोटी छोटी बातें अपन करेंगे, लेकिन छोटी छोटी बातें जो है गहरा जो है डिफिनेशन देने वाली अपने को, डिटेल देने वाली अपने को, तो ये बात आप याद रखना। तो एम का मतलब होता है मनी सप्लाई, वी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ मनी। तो ये अपन ने टोटल डिस्कस कर लिया। एम वी अगर साथ में लिया जाए तो अपन इसको टोटल मनी सप्लाई कह सकते हैं। टोटल मनी सप्लाई कह सकते हैं। मनी सप्लाई जितना हुआ इनटू कितनी बार वो इस्तेमाल हुआ, तो टोटल यूज़ ऑफ मनी कह सकते हैं। आप लोगों की बुक में इसको टोटल सप्लाई माना गया है। देन पीटी देखते हैं, ये पीटी क्या होता है? पी का मतलब होता है प्राइस लेवल। क्या होता है इसका मतलब? प्राइस लेवल। और टी का मतलब होता है टोटल आउटपुट जो प्रोड्यूस हुआ है साल भर के अंदर। प्राइस लेवल और टोटल आउटपुट जो प्रोड्यूस हुआ है साल भर के अंदर, इसको अपन कह रहे हैं पी और टी। और पीटी को अपन साथ में कह सकते हैं कितना मनी डिमांड किया गया है पूरे इकोनॉमी के अंदर। अब इसको और थोड़ा डिस्कस करते हैं।
प्राइस लेवल कैसे निकालते हैं, अब कोई प्रोडक्ट मान लेते हैं 5 रुपये का है, कोई प्रोडक्ट अगर 4 रुपये का है, कोई प्रोडक्ट 3 रुपये का है, तो ऑन एन एवरेज इस प्रोडक्ट का दाम क्या है, 4 रुपये है। इसी प्रकार पूरी इकोनॉमी में अलग अलग रेट के अलग अलग प्रोडक्ट जो है बनाए जाते हैं, तो सबका ऑन एन एवरेज एक रेट निकाला जाता है जिसको अपन प्राइस लेवल बोलते हैं। और अगर ये एवरेज प्राइस पर प्रोडक्ट निकाल दे इनटू टोटल आउटपुट भी निकाल दे, प्राइस पर प्रोडक्ट इनटू टोटल आउटपुट, यानी कितना आउटपुट साल भर में प्रोड्यूस हुआ है, अगर इन दोनों को अपन निकाल के मल्टीप्लाई कर दे तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि कितना हमारे देश में पैसा कमाया गया है इन आउटपुट को बेच के, या फिर कितना पैसा कस्टमर ने दिया है, तो कितना मनी एक्चुअल में डिमांड किया गया है, ये अपन निकाल सकते हैं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि MV यानी कि मनी सप्लाई इंटू वेलोसिटी इक्वल टू PT, डेट इज प्राइस लेवल इंटू टोटल आउटपुट। इस प्रकार से इन्होंने थ्योरी दी थी वैल्यू ऑफ मनी की। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो मनी सप्लाई है ये डायरेक्टली लिंक्ड कर रहा है प्राइस लेवल के, यानी ये दोनों क्या है, डायरेक्ट भी है और प्रोपोर्शनल भी है, डायरेक्ट भी है और प्रोपोर्शनल भी है, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है, फिशर इक्वेशन शो करती है रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई और प्राइस लेवल, और ये मनी सप्लाई और प्राइस लेवल डायरेक्ट भी है और प्रोपोर्शनल भी है। सो ये बात भी अपन ने समझ ली कि मनी सप्लाई और प्राइस लेवल जो है वो डायरेक्ट है और प्रोपोर्शनेट भी है। अच्छा, पहले अपन ने क्या डिस्कस किया हुआ है इसके पहले पिछले टॉपिक में कि प्राइस लेवल का और वैल्यू ऑफ मनी का कैसा रहता है, इनडायरेक्ट रिलेशन रहता है या डिसप्रपोर्शनेट रिलेशन रहता है। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, वैल्यू ऑफ मनी जो है वो इनडायरेक्टली रिलेटेड है प्राइस लेवल से, या उल्टा भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ मनी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय प्राइस लेवल। और प्राइस लेवल एंड मनी सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ वैल्यू ऑफ मनी जो है वो इनडायरेक्टली रिलेट करता है मनी सप्लाई के साथ भी, यानी जैसे जैसे मनी सप्लाई कम होगा वैल्यू ऑफ मनी बढ़ेगा, और मनी सप्लाई अगर इंक्रीज होगा तो वैल्यू ऑफ मनी गिरेगा। अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो इस प्रकार से कि मनी सप्लाई अगर बढ़ा तो वैल्यू ऑफ मनी होगा कम, एंड वाइस वर्सा। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखना। यही बात आपको इरविंग फिशर की थ्योरी में भी देखने को मिली है। मेन पॉइंट्स क्या क्या है, आओ मेन पॉइंट्स में नज़र डालते हैं। मनी सप्लाई और प्राइस लेवल के बीच में डायरेक्ट या फिर प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप देखने को मिलता है, तो उस हिसाब से प्राइस लेवल एंड वैल्यू ऑफ मनी के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मनी सप्लाई और वैल्यू ऑफ मनी के बीच में भी इनडायरेक्ट रिलेशन है। जब प्राइस लेवल एंड मनी सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है और प्राइस लेवल एंड वैल्यू ऑफ मनी के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मनी सप्लाई और वैल्यू ऑफ मनी के बीच में भी इनडायरेक्ट रिलेशन है। इस बात को आप मान के चलना। फिशर ने इक्वेशन बनाने के लिए कुछ जो एजम्पशन है वो मान के चली थी। वो क्या थी, पहला वेलोसिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, 2 बार 3 बार 4 बार जो भी है ये कांस्टेंट रहने वाला है। देन नेक्स्ट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि साल भर में जितना आउटपुट बनेगा और किस प्राइस लेवल का रहेगा, ये दोनों भी कांस्टेंट रहेगा। जो अपन ने लिया था ना प्राइस लेवल इंटू टोटल आउटपुट, ये P इंटू टी की बात कर रही है, क्योंकि प्राइस लेवल इंटू टोटल आउटपुट करेंगे आप तो आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ही मिलने वाला है, जिसको अपन प्यार से GDP भी बोलते हैं। GDP को निकालने के अलग अलग तरीके हैं, नेशनल इनकम को निकालने के अलग अलग तरीके हैं, उसमें से एक तरीका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी रहता है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है आपका कांस्टेंट रहेगा, यानी कितना प्रोडक्ट आपने साल भर में बनाना है ये आपका एज्यूम किया जा रहा है कि ये सेम टू सेम रहने वाला है। देन ये थ्योरी एज्यूम करती है कि मनी डिमांड जो है वो पूरा ट्रांजैक्शनल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रांजैक्शनल पर्पस का मतलब है ऐसा पैसा जो इस्तेमाल किया जाता है गुड्स या फिर सर्विसेज को परचेस करने के लिए। ऐसे ही दूसरा पर्पस भी हो सकता है, प्रिकॉशनरी पर्पस भी कहा जाता है या प्रिकॉशनरी मोटिव भी होता है मनी का, जहाँ पे आप पैसे अपने बचा के रखते हो कि कल को कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ, एक्सीडेंट हो गया या अर्जेंट आपको पैसों की रिक्वायरमेंट हुई तो आप उसके लिए इस्तेमाल कर पाए, उसे बोलते हैं प्रिकॉशनरी पर्पस। तो उन पर्पस की तो चर्चा की ही नहीं गई है इरविन फिशर के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने बताया कि मनी डिमांड किया जा रहा है ओनली फॉर ट्रांजैक्शनल पर्पस के लिए।
तो ये इनकी एजम्पशन थी, एक वेलोसिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहेगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी कांस्टेंट रहेगा, एंड फाइनली मनी जो है सिर्फ डिमांड किया जाएगा ट्रांजैक्शनल पर्पस के लिए ही। अब कुछ क्रिटिसिज्म मिला फिशर्स को, वो क्या था कि जो इन्होंने इक्वेशन दी ये सिर्फ मैथमेटिकली करेक्ट है, एक्चुअल में ये समझा नहीं पाए कि कैसे मनी सप्लाई जो है अफेक्ट करता है प्राइस लेवल को, या कैसे ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक तरीके से समझा नहीं पाए। दूसरी बात, इन्होंने एज्यूम कर लिया कि एंटायर मनी सप्लाई जो है वो टोटल आउटपुट को परचेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, वो भी इंस्टेंटली, जबकि ऐसा होता नहीं है। हर कोई जो है पैसा कमाना इसलिए नहीं कमाता है कि बस वो कमाते ही तुरंत उसको खर्च दे, तो जैसे ही वो कमाया उसको गुड्स से सर्विसेज में खरीद दे, ऐसा नहीं होता है। तो ये अनरियल सी अप्रोच थी। अच्छा, तीसरा, इरविन फिशर ने बोला था कि फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा, तो कंसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट जो रहता है वो हमेशा मिथ रहता है, क्योंकि हर इकोनॉमी में नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ज़रूर से रहता है। ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं आप गैप ले लिए, एक जॉब से दूसरे जॉब के बीच स्विच करते वक्त 10 या 15 दिन का गैप ले लिए, तो अगेन आप वहाँ पे अनएम्प्लॉयड रहे, कुछ दिनों के लिए रहे लेकिन रहे। या फिर आप अपने 3 या 4 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए चले जाते हो और उस समय आप जॉब नहीं करते हो अपने ही स्किल्स को निखारने के लिए, तो वहाँ पे भी आप कुछ समय के लिए अनएम्प्लॉयड रहे। इसे अपन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो इसकी बात नहीं की गई थी, फुल एम्प्लॉयमेंट बोल दिया गया था, लेकिन कंसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट खुद में ही क्या है, एक मिथ है, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी में, कोई भी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट कभी भी नहीं रहता है। दूसरी बात ये बोली गई थी कि नेशनल आउटपुट जो है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, जैसे कि अपन ने डिस्कस किया था पॉइंट नंबर 2 में, लेकिन ये बात भी गलत है। इवन अगर फुल एम्प्लॉयमेंट भी चल रहा हो, यानी कि आप अपने 100% रिसोर्स इस्तेमाल कर भी रहे हो, तो भी आप आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। बोले सर कैसे बढ़ा सकते हैं? अरे दूसरे कंट्री से आप फैक्टर्स को ला सकते हो ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप बाहर से, एब्रॉड से इंपोर्ट करवा सकते हो, और उस प्रकार से आप अपना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। 10 आपने रिसोर्स बढ़ा दिए तो आपने नेशनल आउटपुट भी बढ़ा सकते हो। तो इस बात की भी चर्चा इरविन फिशर ने नहीं किया गया था। फिर ये एज्यूम कर दिया कि मनी जो है सिर्फ ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी अदर रोल्स ऑफ मनी, जैसे मैंने बताया प्रिकॉशनरी मोटिव, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए लोग पैसा रोक के रखे वो वाला मोटिव, इन सारे मोटिव की तो बात की ही नहीं गई। सिर्फ एक ही मोटिव के लिए इंसान पैसा इस्तेमाल करता है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज को खर्चने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इरविन फिशर का कहना था, जिसको क्रिटिसाइज किया गया। तो चलो ये खत्म हुई हमारी क्वांटिटी थ्योरी जो दी गई थी इरविन फिशर के द्वारा। इन्होंने वैल्यू ऑफ मनी सप्लाई, वैल्यू ऑफ मनी जो एक्सप्लेन किया था। इन्होंने इक्वेशन दी थी mv इक्वल टू पी टी, इसको आप MCQ पर्पस के लिए याद रखना। m का मतलब मनी सप्लाई, v का मतलब वेलोसिटी ऑफ मनी, p का मतलब प्राइस लेवल, t का मतलब टोटल आउटपुट। और ये याद रखना कि मनी सप्लाई और वैल्यू मनी इनवर्स रिलेशन होल्ड करती है, और मनी सप्लाई और प्राइस लेवल डायरेक्ट रिलेशन होल्ड करती है। तो अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि प्राइस लेवल एंड वैल्यू ऑफ मनी जो है इनडायरेक्ट रिलेशन को होल्ड करता है। तो जो जो मैंने बातें लिखी थी ये वाली, वैसी आपको भी लिख देनी है। तो इस बातों को सब लिख देंगे। और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी या कैश बैलेंस अप्रोच, कैम्ब्रिज इक्वेशन, यानी एक और थ्योरी फिर आई गई थी जिसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने प्रोवाइड की थी। इसको अपन पढ़ते हैं अब। ये क्वाइट सिमिलर थी जो इरविन फिशर ने दी थी, कुछ इसमें डिफरेंसेस थे जो अपन पढ़ लेंगे। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने भी, आप कह सकते हैं, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी प्रोवाइड की गई थी। इन्होंने भी अपना इक्वेशन दिया था, और इनके इक्वेशन के अनुसार वैल्यू ऑफ मनी कैसे निकाला गया था, m इक्वल टू पी के टी। एम का मतलब मनी सप्लाई ही है, p का मतलब प्राइस लेवल ही है, t का मतलब टोटल आउटपुट ही है, टोटल आउटपुट जो 1 साल के अंदर प्रोड्यूस किया गया। और k, सर ये k नया दिख रहा है, k का मतलब है बेटा कितना कैश बैलेंस आप अपने पास रखते हो। जैसे वो किराने वाले ने पूरा पैसा अपने पास रख दिया ना, तो जितना आप सेविंग करते हो उसी को अपन बोल रहे हैं कैश बैलेंस कितना पब्लिक अपने पास में रखती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर किराना वाला, जो हम वेलोसिटी समझ रहे थे, वेलोसिटी में किराने वाले ने अपने पास पैसा रख दिया, अगर वो नहीं रखा रहता और आगे 100 रुपये चला दिया रहता, फिर और आगे 100 रुपये चला दिया रहता, तो क्या होता? तो आप बोले सर वेलोसिटी ऑफ मनी बढ़ता रहता, ऊपर 3 टाइम्स था, फिर 4 टाइम्स होता, 5 टाइम्स होता, 6 टाइम्स होता। यस, एग्जैक्टली करेक्ट। वेलोसिटी ऑफ मनी, वेलोसिटी ऑफ मनी को मैं वेलोसिटी ही लिखता हूँ यहाँ पे, शॉर्ट में ये नहीं लिखते क्योंकि अपन ने ऑलरेडी वैल्यू ऑफ मनी के लिए VOM इस्तेमाल किया था। तो वेलोसिटी ऑफ मनी जो है, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जितना ज़्यादा इंसान सेविंग करेगा वेलोसिटी कम होती जाएगी। क्या बोला मैंने? इंसान अगर सेविंग ज़्यादा किया तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो सेविंग से ये कैसा रहता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट रहता है। अगर किराने वाले ने सेविंग नहीं की रहती, अगर वो एग्जाम्पल याद नहीं तो पहले बैक करो और फिर वो एग्जाम्पल एक बार देख के आ जाओ, वेलोसिटी जब मैंने एक्सप्लेन किया था।
तो अगर वेलोसिटी का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक पैसा इस्तेमाल किया गया इकोनॉमी के अंदर, तो अगर लोग सेविंग करेंगे ही नहीं तो वेलोसिटी तो बढ़ते जाएगा, और जितना ज़्यादा सेविंग करेंगे उतनी ज़्यादा वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो वेलोसिटी और सेविंग के बीच में इनडायरेक्ट सा रिलेशन होता है। देखो आपके लिए मैं शॉर्ट करके यहाँ पे लिख देता हूँ, मनी सप्लाई और प्राइस लेवल का डायरेक्ट रिलेशन है। दूसरी बात, प्राइस लेवल एंड वैल्यू ऑफ मनी का इनडायरेक्ट रिलेशन है। मनी सप्लाई और वैल्यू ऑफ मनी का भी इनडायरेक्ट रिलेशन है। एंड हियर हमने पढ़ा कि वेलोसिटी और सेविंग का इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो ये बातें आप एक बार माइंड में क्लियर करते हुए चले। मैंने बोला 2-3 बार जब आप इन इक्वेशंस को पढ़ेंगे तब आपके माइंड में बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो भाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने तो ये इक्वेशन दे दी। क्या इक्वेशन दे दी? M=P/KT। इसको भी MCQ के लिए याद रखना। तो अगर फिशर का वर्जन देखा जाए और कैम्ब्रिज वर्जन देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। मैं नहीं बोलूँगा कि एग्जैक्टली सेम है, लेकिन काफ़ी हद तक सेम है। दोनों के बीच में बस एक स्मॉल डिफरेंस था। ऊपर टी जब अपन पढ़े थे वो टोटल ट्रांजैक्शन इन अ मार्केट इन अ ईयर था, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एक साल के अंदर एक मार्केट में एक कंट्री में कितना गया था ये है। और जबकि यहाँ टी का मतलब है कितना टोटल आउटपुट एक साल के अंदर प्रोड्यूस हुआ है। नाउ अगर हम ये मान ले कि टोटल ट्रांजैक्शन जितना एक साल के अंदर हुआ है वो टोटल आउटपुट के बराबर ही है, जो कि नामुमकिन है, पर अपन मान लेते हैं कि ऐसा होता है। सर नामुमकिन क्यों है? नामुमकिन इसलिए है बेटा कि मान लेते हैं आउटपुट आपने प्रोड्यूस किया है 100, तो ज़रूरी थोड़ी 100 के 100 इसी साल बिक ही जाए। हो सकता है 90 बिके और 10 ना बिके। यस, वेरी मच इट इज़ पॉसिबल। लेकिन अगर मैं बोल देता हूँ टोटल ट्रांजैक्शन एक साल के अंदर जो हुआ है वो टोटल आउटपुट के बराबर है जितना एक साल में प्रोड्यूस हुआ है, इसका मतलब ये 100 बनाए 100 बेच दिए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है कि अगर जो आपने आउटपुट बनाया, ज़रूरी नहीं है कि वो मार्केट में उस साल आए भी और आया भी तो बिक जाए, और ज़रूरी नहीं जो आप आउटपुट खरीदते हो वो उसी साल प्रोड्यूस किया हुआ है। हो सकता है वो पिछले साल का अनसोल्ड हो जो इस साल बेच रहे हो। तो ज़रूरी नहीं रहता है कि टोटल ट्रांजैक्शन जो मार्केट में एक साल के अंदर हो रहा है वो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस के बराबर हो। लेकिन फिर भी अगर हम इसको मान लेते हैं कि दोनों इक्वल है और इस डिफरेंस को हटा देते हैं तो अपन कह सकते हैं कि फिशर और कैम्ब्रिज के वर्जन जो है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थे। कैसे थे सर? MV=PT बताया था, यस, और ये बता रहा है M=KPY। Y का मतलब है टोटल आउटपुट प्रोड्यूस इन अ ईयर। इसको आप T से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दोनों अगर हम इक्वल कर दें तो M की जगह आपको लिखना है KPY, और यहाँ पे जो M है मैं हटा के इसकी जगह KPY लिखूंगा और फिर देखते हैं कैसा आता है, KPY या KPT, क्योंकि यहाँ पे Y का मतलब होता है टोटल आउटपुट जो एक साल के अंदर प्रोड्यूस किया, वो अगर T के बराबर है यानी कि टोटल ट्रांजैक्शन के बराबर है जो एक साल के अंदर हुआ है, तो अपन KPY या KPT लिख सकते हैं। तो मैं इधर लिख रहा हूँ, आप बड़े गौर से देखना है इसको। ये लिखा मैंने MV=PT। चलो ठीक है, M की जगह मैं क्या लिखूंगा? KPT। तो लिखता हूँ मैं KPT/V=PT। यस, लिख दिया मैंने। PT और PT को पिट्टूस कर दिया जाए, यस कर दिया जाए, और V को इस तरफ भेज दिया जाए तो क्या होगा? K=1/V। यस, K क्या था सर? कितना कैश बैलेंस लोग अपने पास रखते हैं। V क्या था सर? V का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ मनी। ऊपर तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था ना, आपको प्रैक्टिकली बता दिया है कि वेलोसिटी और सेविंग जो है वो आपस में इनडायरेक्टली रिलेटेड है। ये मैंने किराने वाले की एग्जांपल से आपको ऑलरेडी समझा चुका था, और यही चीज़ इन्होंने समझाई है कि K और V जो है इनडायरेक्टली रिलेटेड है। K का मतलब कितना कैश बैलेंस यानी कितना सेविंग इंसान अपने में करके रखता है, वो वेलोसिटी ऑफ मनी से इनडायरेक्टली रिलेट करता है। वो प्रोपोर्शनेट नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट रिलेशन होल्ड कर रहे हैं ये दोनों। जो हमारे किराने वाले एग्जाम्पल से आपने एक्चुअल समझा था, यहाँ पे आप थ्योरेटिकली उस बात को समझ रहे हैं। तो ये चीज़ अपन ने डिस्कस कर लिया है, और ये चीज़ आप भी उतार लेना कैसे मैंने लिखी है। बस एक जगह आप फंस सकते हो, यहाँ पे T का मतलब है टोटल आउटपुट जो एक साल के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, जबकि ऊपर इरविन के हिसाब से T का मतलब है टोटल ट्रांजैक्शन जो एक साल के अंदर किए जा रहे हैं, वो मतलब था उसका। हालांकि उसको भी टोटल आउटपुट से ही रिप्रेजेंट किया गया था, क्योंकि मान लिया जाता है कि टोटल आउटपुट जो एक साल के अंदर प्रोड्यूस हुआ वो उसी साल बिक भी गया, ऐसा इरविन मान के चलता था। तो ये अपन ने ऑलरेडी समझा दिया है, वहाँ पे आप जाके ऐसा लिख सकते हो, जैसे मैंने भी ऊपर लिख दिया था। ये टोटल आउटपुट इरविन के हिसाब से क्या है? टोटल ट्रांजैक्शन इन अ मार्केट इन अ ईयर, जो कि टोटल आउटपुट प्रोड्यूस के बराबर ही है, ऐसा इरविन मान लेता है।
तो ये हमारी दूसरी थ्योरी भी होती है समाप्त। नाउ वैल्यू ऑफ मनी के लिए एक और जन आए थे जिसको बोलते हैं क्वांटिटी थ्योरी, जो कि प्रोवाइड की थी कीन्स ने। इसने जो है काफ़ी सिंपल थ्योरी प्रोवाइड की है। जेम कीन्स के अनुसार मनी सप्लाई जो है वो अफेक्ट करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट को। इसके अनुसार यदि मनी सप्लाई इंक्रीज होता है मार्केट में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। सर इसका क्या मतलब है? जब मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा तो लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास पैसा देने को रहेगा, यानी पैसे देने वाले लोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इन कंपैरिजन में पैसे लेने वाले। तो लेंडर्स बढ़ चुके हैं, तो उन लोग क्या करेंगे, लेंडर्स के बीच में कंपटीशन क्रिएट हो चुका है, तो कम से कम रेट में ज़्यादा से ज़्यादा मनी सप्लाई देने को इन लोग रेडी हो जाएंगे। तो मनी सप्लाई अगर बढ़ता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम हो जाता है, और अगर मनी सप्लाई कम है यानी लेंडर कम है, इसका मतलब है कि लेंडर जो है वो अपने पैसों को ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में मार्केट में चला सकते हैं। तो मनी सप्लाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जेम कीन्स ने बताया था कि मनी सप्लाई ज़्यादा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम। ये बात अपन ने समझ ली। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा यानी कि कम इंटरेस्ट में ज़्यादा पैसा मिल रहा है इंसानों को, तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स परचेस करेंगे। ज़्यादा पैसा हाथ में रहेगा तो उसकी डिमांड भी गुड्स की धीरे धीरे बढ़ेगी। लोगों के पास जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ज़्यादा खर्चेंगे भी। और अगर प्रोडक्ट की डिमांड धीरे धीरे बढ़ जाएगी तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि प्राइस लेवल भी इंक्रीज होने लग जाएगा। यस, अपन ऐसा कह सकते हैं कि गुड्स के प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगे। किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो प्राइस लेवल इंक्रीज होते ही है। और अगर प्राइस लेवल इंक्रीज होंगे तो वैल्यू ऑफ मनी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। यही बात कीन्स ने बोली थी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वैल्यू ऑफ मनी के लिए। कैसे? मनी सप्लाई इंक्रीज तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम तो लोगों का इन्वेस्टमेंट होगा ज़्यादा, लोगों का इन्वेस्टमेंट होगा ज़्यादा, लोगों की डिमांड होगी ज़्यादा, डिमांड होगी प्रोडक्ट की ज़्यादा, तो प्राइस लेवल प्रोडक्ट के होंगे ज़्यादा, और प्राइस लेवल अगर प्रोडक्ट के हो जाएंगे ज़्यादा तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो किस प्रकार से रेट ऑफ इंटरेस्ट अफेक्ट कर रहा है वैल्यू ऑफ मनी को, ये अपन ने जाना। यही थ्योरी प्रोवाइड की गई थी कीन्स ने क्या किया था, मॉनेटरी थ्योरी को जनरल थ्योरी के साथ, जनरल थ्योरी ऑफ वैल्यू ऑफ मनी के साथ जोड़ के दिखा दिया था, इंटीग्रेट करके दिखा दिया था। कुल मिला के कीन्स ये कहना चाहता था कि मनी सप्लाई अफेक्ट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी हद तक अफेक्ट करते हैं वैल्यू ऑफ मनी को। और ये किस प्रकार से होता है ये आप इस एग्जाम्पल से दिखा सकते हैं और शो भी कर सकते हैं, तो आप इसको लिखते रहना। सो स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक है हमारा इन्फ्लेशन। ये आपकी बुक में अलग से टॉपिक दिया नहीं है, मतलब हेडिंग नहीं दी हुई है, टॉपिक तो दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख देना कहीं पे इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि महंगाई दर का बढ़ना। महंगाई आते जा रही है, अपन बोलते हैं ना महंगाई आते जा रही है, इसका मतलब क्या है कि जनरल प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, उसी को अपन इन्फ्लेशन कहते हैं। यार प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज पहले मुकाबले अब महंगे मिलते जा रहे हैं, उसी को अपन इन्फ्लेशन कहते हैं। क्राउथर ने डेफिनेशन दी थी इन्फ्लेशन की कि एक ऐसा स्टेट जहाँ पे वैल्यू ऑफ मनी गिर रहा है जबकि प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है, उसे अपन इन्फ्लेशन कहते हैं। या फिर सैमुअल्सन ने डेफिनेशन दी थी, इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज होना जनरल प्राइस लेवल में। प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होते जा रहे हैं, यानी कि पहले जितने में गुड्स मिलता था अब उतने में नहीं मिल रहा है, उसके लिए आपको ज़्यादा दाम चुकाना पड़ रहा है, महंगाई आती जा रही है, महंगाई को ही अपन इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्या कॉज होते हैं इन्फ्लेशन के, तो एक प्राइमरी कॉज लिखा हुआ है। प्राइमरी कॉज ये है कि कभी भी डिमांड बढ़ती है किसी भी कॉमोडिटी की सप्लाई के मुकाबले, ये अपन डिमांड और सप्लाई में ऑलरेडी समझ चुके हैं कि डिमांड हाई होगी, सप्लाई जो है कम होगी, डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम, तो ऑटोमेटिकली जो है इन्फ्लेशन आएगा, उसको अपन डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब आप सोचो ना कि खरीदने वाले लोग बहुत ज़्यादा है, बेचने वाले कम। मान लेते हैं 100 कारों की डिमांड आ रही है, 100 कार्स की डिमांड, मारुति कार की डिमांड आ रही है 5 लाख वाली, जो मारुति कार की डिमांड है वो 100 कार की आ रही है, जबकि मारुति कार देने के लिए सिर्फ 70 कार ही है, ओनली 70 कार्स ही है। 100 लोगों को चाहिए, 70 कारें हैं। अब खरीदने वालों में कंपटीशन है, इसका फ़ायदा कंपनी ज़रूर से उठाएगी। वो बोलेगी चल ना यार 5 लाख की जगह हम इसका रेट 5.5 लाख रख देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 30 लोग तो रूट के भागेंगे, भागना है तो भागने दो। कभी भी किसी प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होता है तो कंपनी उसका फ़ायदा उठाती है और अपने प्राइजेस महंगा कर लेती है। ये आप लोग भी नोट किए होंगे। इसी को बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन आ गया।
अच्छा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, यस। तो फैक्टर पेमेंट दी रहती है, यस। प्रोडक्शन करने के लिए आपको फैक्टर पेमेंट तो देना पड़ता है, चाहे वो रेंट दो, चाहे वेजेस दो, चाहे आप अलग अलग जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पेमेंट है वो करो। तो जब फैक्टर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, मान लेते हैं वेजेस जो है वो ज़्यादा ले रहे हैं आपके लेबर, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि अब पहले के मुकाबले आप महंगे में उस प्रोडक्ट को बना पाओगे। आप महंगे में बनाओगे तो महंगे में ही बेचोगे ताकि आप अपना प्रॉफिट कमा सको। हाँ, महंगे में बेचोगे तो इन्फ्लेशन आ गई, यानी गुड्स एंड सर्विसेज महंगे में मिल रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दोनों ही एमसीक्यू के पर्पज़ के लिए आप याद रखना, ये मेजर कॉजेस है। और भी कॉजेस होते हैं इन्फ्लेशन के, वो अपन नीचे डिस्कस करने वाले हैं। तो मेजर कॉजेस अपन समझ गए, डिमांड का बढ़ जाना सप्लाई के मुकाबले, उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, या फिर फैक्टर प्राइसेस का बढ़ जाना जिसके कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। आप ज़्यादा महंगे में बनाओगे तो महंगे में ही बेचोगे, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कुछ ज़्यादा रीज़न जो लिखे हुए हैं आओ अपन करके डिस्कस करते हैं। पहला, पब्लिक स्पेंडिंग का बढ़ना। यहाँ पब्लिक स्पेंडिंग का मतलब ये नहीं है कि पब्लिक ज़्यादा पैसा डायरेक्टली खर्च कर रही है, क्या हो रहा है इसमें पूरा अपन समझते हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग यदि बढ़ जाती है तो उसका इफेक्ट कैसे एग्रीगेट डिमांड पे पड़ता है और कैसे इन्फ्लेशन आता है, वहाँ पे एक नॉर्मल एग्जांपल से समझना। अब मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने बोला, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ लिख रहा हूँ, गवर्नमेंट ने बोला कि 1 से लेके 10 साल के बच्चों का स्कूल फीस हम ही भरेंगे, ठीक है। 1 साल से 10 साल के बच्चों की स्कूल फीस अमीर गरीब सबका हम ही भरने वाले हैं, ऐसा गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मान लेते हैं ये 10 सालों का खर्चा गवर्नमेंट का लगता है, मान लेते हैं 10 लाख रुपए, ईजी लेके चल रहे हैं, ठीक है। वहीं दूसरी जगह गवर्नमेंट ने बोला कि 1 से 10 सालों का खर्चा हम नहीं उठाएंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं करेगी, हाँ नहीं करेगी। तो यहाँ पे 10 लाख रुपए का खर्चा गवर्नमेंट कर रही थी, इसका मतलब है कि पब्लिक का पैसा कितना बच रहा था, 10 लाख रुपए सेव हो रहा था। भाई अगर गवर्नमेंट आपके बच्चे का फीस भर देगी तो आपको थोड़ी पैसा लगेगा, यस डेफिनेटली नहीं लगेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि हम 1 रुपये भी नहीं देंगे, तो अभी भी 10 लाख रुपए ऑन एन एवरेज मान लेते लगने वाला है, लेकिन अब किसका लगेगा, पब्लिक का लगेगा। यहाँ 10 लाख का सेविंग हुआ है, यहाँ 10 लाख नहीं बच रहा है। जब 10 लाख रुपए सेविंग हुआ तो पब्लिक क्या करेगी, इसी 10 लाख को कोई दूसरे गुड्स या सर्विसेज को खर्चने में लगाएगी। इस 10 लाख रुपए से वो दूसरे गुड्स या सर्विसेज परचेस करेगी। अब पूरे से नहीं करे, जितने से भी करेगी, लेकिन करेगी। अब पैसा बच रहा है तो कहीं ना कहीं तो लगेगा ना। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इसके कारण बढ़ जा रहा है। गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, पब्लिक की सेविंग हो रही है। अब पब्लिक की सेविंग हो रही है तो वो दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज दूसरे खरीद रहे हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज की एग्रीगेट डिमांड यानी कि टोटल डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है। और अभी मैंने बताया कि जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से तो क्या होता है, इन्फ्लेशन आता है, जिसको अपन डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यदि बढ़ता है तो पब्लिक की सेविंग बढ़ती है, इसलिए पब्लिक जो है दूसरी जगह में गुड्स या सर्विसेज में पैसा डालती है, जिसके कारण एग्रीगेट डिमांड में मार्केट में बढ़ता है और जिसके कारण इन्फ्लेशन आता है। ये कारण है जो आपने 11th-12th में शायद पढ़ा होगा। वैसे तो सीबीएसई वाले जो है बच्चे उन्होंने पढ़ा ही था, यहाँ पे मैंने आपको लेकिन एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट खर्चा ना करे, गवर्नमेंट देखती है पहले इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और उसके हिसाब से गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर जो है वो डिसाइड करती है बजट में कि वो कितना एक्सपेंडिचर भलाई के लिए करने वाली है, यानी गरीबों के लिए, इलाज के लिए, या स्कूल फीस के लिए, या XYZ किसी भी चीज़ों के लिए करने वाली है। ये कारण हुआ इन्फ्लेशन के आने का। दूसरा कारण क्या लिखा हुआ है, डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कर डाले हैं, यानी टोटल रिवेन्यू मान लेते हैं गवर्नमेंट को 100 करोड़ का होने वाला है, जबकि टोटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट ने किया है वो 120 करोड़ किया है। तो अभी 20 करोड़ जो है गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा खर्च दिए, तो ये हो गई है डेफिसिट, कमी हो गई है गवर्नमेंट को 20 करोड़ रुपए की। अब क्या करेगी गवर्नमेंट मान लेते हैं आरबीआई के पास जाती है और आरबीआई को बोलती है कि ज़्यादा नोट छाप दो और 20 करोड़ के नोट छाप के मुझे दे दो। इसी को ही डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। वैसे गवर्नमेंट कहीं से बोरो करके भी पैसा ला सकती है, लेकिन वो बोरो वाली चीज़ों को अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अपन ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट ने आरबीआई को बोला कि भाई 20 करोड़ के नोट हमको छाप के दे दे, जिसको अपन डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। जब आप अपने डेफिसिट को फाइनेंस करवाते हो
एक्स्ट्रा नोट छपवा के उसे अपन डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं, जो पॉइंट अपने को यहाँ पे डिस्कस भी करना है। तो नए नोट आ गए मार्केट में, यस आ गए, यानी देखा जाए तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया है 20 करोड़ रुपए से, यस हो गया है। और मनी सप्लाई अगर इंक्रीज होता है तो प्राइस लेवल भी इंक्रीज होता है। ये हमने ऊपर ऑलरेडी समझ चुका है कि मनी सप्लाई और प्राइस लेवल डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। तो मनी सप्लाई ऊपर जाएगा तो प्राइस लेवल भी ऊपर जाता है, यस जाता है। और प्राइस लेवल ऊपर जा रहा है यानी कि इन्फ्लेशन आ रहा है। ये है मतलब डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग का, यही बात लिखी हुई है, बस एग्जांपल नहीं लिखा हुआ है तो आप लिख देना। देन दिया हुआ है पॉपुलेशन ग्रोथ। अब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज़्यादा लोग गुड्स की डिमांड करेंगे। इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ कि पॉपुलेशन ग्रोथ, पीजी यानी पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड मार्केट में बढ़ता है। अब जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा डिमांड तो आती ही है ना, और अगर डिमांड ज़्यादा आएगी अगेन सप्लाई कम होगी तो आपका क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, ये भी एक कारण है। देन आता है होल्डिंग। ये होल्डिंग क्या होता है, होल्डिंग का मतलब होता है कि आर्टिफिशियली आप जो है ये शो करना चाहते हो कि मार्केट में सप्लाई तो है ही नहीं गुड्स की। क्या बोला मैंने, आर्टिफिशियली आप ये चीज़ें क्रिएट करते हो। कैसे क्रिएट करते हैं मैं बता रहा हूँ। मान लेते हैं 3 शक्कर के व्यापारी है, 3 व्यापारी, इन्हीं 3 लोग जो है पूरे इस प्रदेश में, पूरे स्टेट में शक्कर प्रदान करते हैं, यानी इन लोग जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शक्कर को। अब इन लोग अपने पास स्टॉक भर के रख लेते हैं, ठीक है। अब इकोनॉमी में क्या हो रहा है, शक्कर आ नहीं रही है। अब शक्कर आ नहीं रही और लोगों को तो शक्कर खानी है ना, तो धीरे धीरे लोगों की डिमांड बढ़ते जा रही है। अब शक्कर की कमी हो गई है, आप समझो सप्लाई इन लोगों ने गिरा दिया है और सप्लाई के मुकाबले डिमांड जो है वो ज़्यादा क्रिएट होते जा रही है। आज नहीं मिलेगी, कल नहीं मिलेगी, परसों नहीं मिलेगी, तो धीरे धीरे सब लोगों को एक टाइम आ जाएगा कि शक्कर की ज़रूरत पड़ेगी। और इन लोग शक्कर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं मार्केट में, यानी सप्लाई नहीं कर रहे हैं। इन लोगों ने आर्टिफिशियली एक्सेस डिमांड जो है वो क्रिएट कर दिया। अब क्या किया इन लोग सियाने लोग ने, शक्कर अपने पास रखे ही थे, जब देखे डिमांड एकदम ज़्यादा बढ़ गई है तो इन लोगों ने क्या किया, रेट बढ़ा दिया। रेट बढ़ा के क्या किया, इन लोग सेल करने लग गए। बेचना इन्हीं तीनों लोगों को था, अभी भी यही 3 लोग बेचेंगे, लेकिन देखो दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों ने रेट बढ़वा दिया। इन लोगों ने आर्टिफिशियली एक्सेस डिमांड क्रिएट कर दी मार्केट में। अगर इन लोगों ने सप्लाई रोका ही नहीं होता तो डिमांड जो है नॉर्मल स्टेट में रहती, लेकिन इन लोगों ने आर्टिफिशियली उस डिमांड को क्रिएट किया, एक्सेस करवाया अपने सप्लाई को रोक के, ताकि इनका रेट बढ़ाने का इनको मौका मिले। तो ये तभी हो पाता है जब कंपटीशन कम हो मार्केट में और जितने व्यापारी हो उनमें एकजुटता हो। खैर गवर्नमेंट इस पे ध्यान देती रहती है और अगर ऐसे व्यापारी करते हैं तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी करती है, लेकिन ऐसा होता तो है ना, हाँ होता है। और ये आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है होल्डर्स के द्वारा। होल्डर्स का द्वारा मतलब होता है जिनके पास स्टॉक है बेचने के लिए, लेकिन इन लोग क्या बोल रहे हैं, हमारे पास तो स्टॉक है ही नहीं, छुपा के रख दिए ताकि एक्सेस डिमांड क्रिएट हो और इन लोग महंगे में प्रोडक्ट को बेचे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियली इन्फ्लेशन इन लोग क्रिएट करवा रहे हैं। होल्डिंग के द्वारा भी ऐसा होता है कि इन्फ्लेशन आती है। देन आता है जेन्युइन शॉर्टेज। ऐसा हो सकता है वाकई इस साल किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कम हुई हो तो जेन्युइनली सप्लाई जो है वो कम हो रहा है। अब एग्रीगेट सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड के मुकाबले। डिमांड उतनी ही है, पहले भी मान लेते हैं 100 प्रोडक्ट की डिमांड आती थी, अभी भी 100 प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है, लेकिन पहले सप्लाई होता था 100 प्रोडक्ट का, अब नहीं हो रहा है। जेन्युइन शॉर्टेज हो गई है, अब सिर्फ 60 प्रोडक्ट आ पा रहे। सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, ऑटोमेटिकली उसके प्राइजेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो जेन्युइन शॉर्टेज के कारण भी आपकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है सप्लाई के मुकाबले और प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज के बढ़ते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन आता है। देन लिखा हुआ है एक्सपोर्ट। अब देखो कई बार गुड्स जो है वो इंडिया, मान लेते हैं इंडिया में आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो तो इंडिया वालों को भी चाहिए एंड फॉरेनर्स को भी आपके गुड्स चाहिए, ऐसा हो सकता है। अब मान लेते हैं इस साल इतनी खास प्रोडक्शन हुई नहीं और आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो फॉरेनर्स की नीड्स तो आप सेटिस्फाई कर दे रहे हो प्रोडक्ट की, लेकिन इंडिया वालों की नीड आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, जिसके कारण इंडिया में यानी कि डोमेस्टिक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिमांड जो है ज़्यादा है और सप्लाई जो है वो कम है, तो अगेन इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा। अरे सारे पॉइंट्स में सर यही लिखा हुआ है क्या कि डिमांड ज़्यादा होगा सप्लाई के मुकाबले तो इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा? यस वही लिखा है, क्योंकि सारे पॉइंट में यही मतलब निकल रहा है मोस्ट ऑफ द पॉइंट में कि डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस लेवल हाई होगा, डेट इज़ इन्फ्लेशन आ गया है।
आ जाते हैं नेक्स्ट, ट्रेड यूनियन। भाई ट्रेड यूनियन ने मिलके बोल दिया कि आज से लेबर को है आपको ज़्यादा पेमेंट करनी है, आज से वेज रेट जो है लेबर के बढ़ गए। अब लेबर के वेज रेट बढ़ जाएंगे, इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो आप महंगे में प्रोडक्ट को बेचोगे, महंगे प्रोडक्ट को बेचोगे तो इन्फ्लेशन आ गया। सर ये तो अपन ने प्राइमरी कॉस्ट में ऊपर पढ़ा था क्या? प्राइमरी कॉस्ट में अपन ये पढ़े थे, जब फैक्टर प्राइस राइज होते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है और इसी को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। यस, अपन ने ये चीज़ को ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ये वाले पॉइंट में फैक्टर प्राइस बढ़ेंगे और फैक्टर प्राइस में वेजेस भी एक प्राइस होता है, वेजेस भी एक फैक्टर पेमेंट होती है। यस, तो ये वही पॉइंट लिखा हुआ है, बस प्रेजेंट करने का तरीका जो है वो अलग है। नाउ नेक्स्ट आता है टैक्स रिडक्शन। अब ये क्या बात हुई, देखो समझो। मान लेते हैं ये मिस्टर राम, दो सिनेरियो समझाऊंगा। ये इसने इनकम कमाई 100 रुपये और दूसरे भाई में भी इनकम कमाई 100 रुपये। गवर्नमेंट का टैक्स रेट पहले था 30%, तो 30 रुपये इसने टैक्स दे दिया और इसके पास पैसा खर्चने के लिए कितना बचा है? सर इसके लिए कुछ शब्द है क्या? हाँ है, इसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। क्या बोलते हैं? डिस्पोजेबल इनकम, यानी टैक्स काटने के बाद कितना पैसा आपके पास बचा है खर्चने के लिए। तो इधर बचा है 70 और टैक्स रेट हो गया मान लेते हैं कम। गवर्नमेंट बोली हम सिर्फ 5 रुपये टैक्स लेंगे। अब इसके बाद खर्चने के लिए कितना पैसा बचा है? बोले 95। पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है, समझो दोनों एग्जाम्पल में, इसको क्लियर समझो। पहले राम 100 रुपये कमाता था, 30 रुपये टैक्स देता था और 70 रुपये इसके पास बचते थे खर्चने के लिए, यानी ये 70 रुपये के ही गुड्स या सर्विसेज खरीद सकता है। देन क्या हुआ, कमा 100 रुपये रहा है, इस बार गवर्नमेंट ने टैक्स गिरा दिया है, सिर्फ 5 रुपये रखा है और अब इसके पास कितना है? 95 रुपीज़ है, यानी अब इसके पास 25 रुपये ज़्यादा है खर्चने के लिए। तो ये 25 रुपये ज़्यादा खर्च सकता है। अब ये 25 रुपये ज़्यादा खर्चेगा गुड्स एंड सर्विसेज में, तो एग्रीगेट डिमांड हाई होगी, एग्रीगेट डिमांड हाई होगी तो इन्फ्लेशन आएगा। अभी छोटे छोटे बहुत सारे रीज़न मिलके इन्फ्लेशन बनाते हैं, उसी को अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो कुल मिला के अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट रिड्यूस करती है तो एग्रीगेट डिमांड हाई होता है, उसके कारण इन्फ्लेशन आता है। ये बात लिखी हुई है इन तीनों पॉइंट में। नाउ नेक्स्ट लिखा हुआ है इम्पोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इम्पोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, मान लेते हैं आपने बनाया है कोई गुड्स 90 रुपये का, गवर्नमेंट बोल रही है इस पर हम 10 रुपये का इनडायरेक्ट टैक्स लगाएंगे। अब ये चीज़ 100 रुपये में आप बेच सकते हो मार्केट में, यस बेच सकते हो। ऑन द अदर हैंड आपने 90 रुपये का गुड्स बनाया, गवर्नमेंट बोली हम 20 रुपये इनडायरेक्ट टैक्स लगाएंगे, लगा दो भाई। अब आप कितने बेचोगे? 110 रुपये में। क्या मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो गई है? यस हो गई है। तो क्या मैं महंगे में गुड्स को सेल करूंगा? यस सेल करूंगा। तो क्या इससे भी इन्फ्लेशन आती है? यस आती है। तो यही बात लिखी हुई है, गवर्नमेंट अगर इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है तो प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाते हैं। अब प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाएंगे तो आप ज़्यादा महंगे में सेल करोगे, ज़्यादा महंगे में सेल करोगे तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन आ गई है। नेक्स्ट रीज़न क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट रीज़न लिखा हुआ है प्राइस राइज इन इंटरनेशनल मार्केट। अब कोई चीज़ आप इंपोर्ट करवाते थे, मान लेते हैं दूसरी कंट्री से मंगाने को इंपोर्ट बोलते हैं। आप पहले चीज़ मंगाते थे, आपको पड़ती थी 100 रुपये में, अब यही चीज़ महंगी हो गई है, 120 रुपये की हो गई है। अब आप इंपोर्ट करा रहे हो तो एक गुड्स कितने का मिल रहा है? 120 का। पहले वही गुड्स कितने का मिलता था? मान लेते हैं 100 रुपये का, 20 रुपये महंगा मिल रहा है। अब प्राइस लेवल बढ़ गया है तो इन्फ्लेशन आएगा, यही बात लिखी हुई है। इंपोर्टेड प्राइस यदि गुड्स की बढ़ती है वर्ल्ड मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, तो इन्फ्लेशन आ जाता है डोमेस्टिक मार्केट में, डेट इज़ इंडिया में। अपन इंडिया की बात कर रहे हैं। पहले इंडिया में वो प्रोडक्ट 100 रुपये का मिलता था, अब 120 रुपये का मिलता है। इंपोर्ट कराने के बाद 20 रुपये महंगा, देयरफॉर इन्फ्लेशन आ गया। नाउ नेक्स्ट क्या है? नॉन इकोनॉमिक रीज़न। कभी कभी ये सारे जो रीज़न पड़े अपन पैसों से रिलेटेड था, कुछ नॉन इकोनॉमिक रीज़न भी होते हैं। जैसे मान लेते बहुत अच्छी फसल हुई थी, हाँ हुई थी, फिर अचानक से फ्लड आ गया, सारे क्रॉप्स लगभग ख़राब हो गए, लगभग सारे क्रॉप्स हो गए ख़राब। तो अब क्या हो गया? सप्लाई हो गया मार्केट में कम। अब सप्लाई जो है वो कम होगा, डिमांड उसकी जो है हाई होगी। तो अब सप्लाई कम डिमांड ज़्यादा, बोलो क्या होगा? प्राइस लेवल हाई होगा, उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन आती है। इसके कारण भी इन्फ्लेशन आ सकती है, इसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक रीज़न। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है हमारा समाप्त। बस जो क्वांटिटेटिव थ्योरी अपन पढ़े
मनी की, उसको आपको थोड़ा सा 2-3 बार सुनना पड़ेगा, उसके बाद वो आपकी क्लियर हो जाएगी। एमसीक्यू के पर्पस के लिए वो इक्वेशन जो मैंने बताया उसको याद रखना, तो उतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तीनों अलग अलग पर्सन ने अलग अलग थ्योरी प्रोवाइड की थी, एक इरविन था, एक कैम्ब्रिज था और तीसरा हमारे जेम कीन्स थे। तीनों ने क्या इक्वेशन दिए, तीनों ने क्या कंक्लूजन दिया है, सिर्फ इतना भी याद कर लोगे तो भी हमारे एमसीक्यूज आराम से बन जाएंगे, क्वेश्चन आपसे बनने लग जाएंगे। तो आपको उसको बस 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। बाकी चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इजी था, मोस्ट ऑफ द पार्ट तो आपके क्लास 12th सीबीएसई से लिए गए हैं, उतना ही था जो आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा। सो अब ये वीडियो भी करते हैं समाप्त। थैंक यू वेरी मच। छोटी मोटी अगर मिस्टेक हुई होगी प्रोनाउंसिएशन के वक्त तो उसको इग्नोर कर देना।